90% लोगों ने क्या करा, अपना जो भी पैसा था वो हमारे शेयर्स के लिए क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब बात करी जाए एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई 18 साल से कम का है भाई, बच्चा पैदा हुआ तुरंत वो क्या कर जाएगा, जेएचएफ फैमिली का, जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाएगा। बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है, अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हो तो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वही पैसा आपका लॉस में जाएगा, उससे ज्यादा कोई भी पैसा लॉस में नहीं जाएगा। इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मुझे किसी के पास 5 रुपए के भी शेयर्स हैं भाई साहब, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हैं कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम 11th बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है भाई साहब, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप जब बिजनेस स्टडीज का पेपर खोलोगे ना हाफ ईयरली में, स्पेशली हाफ ईयरली में, मैं क्या कहते हैं फाइनल टर्म की तो बात ही नहीं कर रहा, हाफ ईयरली में भाई साहब आपको आधे से ज्यादा पेपर में यही चैप्टर दिखेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ये चैप्टर काफी ज्यादा वेटेज रखता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्लस जब आप रियल लाइफ में जाओगे ना तो रियल लाइफ में भी ये चैप्टर क्या करेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो आज हम इसी चैप्टर पे फोकस करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला, जो भी कहना चाहो वो सब आप कह सकते हो। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने का ना, पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा तरीका क्या है भाई, मुझे ना छोले भटूरे से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। छोले भटूरे मतलब जन्नत भाई साहब, जन्नत, ठीक है। तो मेरा सपना है कि मुझे छोले भटूरे की एक छोटी सी अपनी फ्रेंचाइजी शॉप, जो भी कह लो, बिजनेस कह लो, वो खोलना है, जिसका नाम रखा है मैंने भोले चटूरे। और ये देखो मैं भाई साहब पूरा शेफ वेफ की मूड में तैयार, ठीक है, छोले भटूरे बेचने के लिए रेडी हूं मैं। ये छोले तलेंगे, सॉरी छोले वो करेंगे, बनाएंगे पूरी, और भटूरे तलेंगे, ठीक है, सबका मूड पूरा एकदम रेडी है। तो इसको क्या करूंगा मैं, अपने इस छोटे से बिजनेस की फॉर्म में क्या करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल सी कहानी है। अब ध्यान से देखना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं अपने दोस्तों के नाम यहां पे लिखना चाहूंगा, जिनमें सबसे पहला नाम है रोहित, ठीक है, पहला नाम जो है वो क्या है, रोहित है। सेकेंड नाम जो है वो है अभय, ठीक है। थर्ड नाम जो है वो है, मान लेते हैं, अमित, ठीक है। इन 3 लोगों के साथ मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, अलग अलग जगहों पे बिजनेस करूंगा। इसमें ध्यान रखने वाली जो चीज है, रोहित की जो एज है वो 17 साल है, ठीक है। इसको दिमाग में कंसीडर करके देन हम क्या करेंगे, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले इसकी फॉर्म जानने से पहले ये तो समझ लो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, एन एंटिटी और एंटरप्राइज, एक कोई भी एंटिटी या एंटरप्राइज, ठीक है, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अच्छा, सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, ऑल्सो यहां पे सर्विस भी एड ऑन कर देना। सिर्फ गुड्स का खेल नहीं होता बिजनेस, सर्विस का भी खेल होता है। तो कोई भी बिजनेस जो क्या करता है, किसी भी गुड्स की या सर्विस की प्रोडक्शन करता है, परचेज करता है, सेल करता है, सप्लाई करता है, और एक ही उसका मोटिव है भैया, पैसा कमाना, ठीक है, पैसा कमाना ही हमारा मोटिव है। इस टाइप के बिजनेस को क्या बोला जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब इसके 2 टाइप्स है मेनली। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं आओ मैं समझा देता हूं। पहला जो टाइप है इसे बोला जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब क्या है, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जो पूरी चीजें गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। तो क्या कहता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आर बिजनेसेस विच आर ओन्ड का मतलब क्या है, उसका मालिक जो है वो कौन है, गवर्नमेंट है। कंट्रोल्ड, उसको मैनेज मतलब कंट्रोल करना, मैनेज करना बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट चला रही, सीधा सा इतना लिख दो, गवर्नमेंट चला रही, काम खत्म, ठीक है। दीज आर आइदर पार्शली और होलली ओन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है वो या तो पूरी ही गवर्नमेंट की होगी, या गवर्नमेंट का उसमें कुछ परसेंट क्या होगा, शेयर होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, या तो पार्शली होगी, यहां पे लिखा ना, या तो पार्शली होगी या होलली, पूरी ही क्या होगी, गवर्नमेंट के अंडर होगी। देयर ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भाई सब पैसा कमाना नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है भाई लोगों का भला हो, सोशल वेलफेयर हो, उसकी कहानी होती है। अब इसके 3 टाइप्स हैं भाई साहब टोटल हमें पढ़ने हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं। इस चैप्टर में मैं बस इंट्रो दे रहा हूं। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। इसकी कहानी हम अगले चैप्टर में क्या करेंगे, देखेंगे। आगे मूव करते हैं। सेकंड जो आता है उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। नाम आ गया प्राइवेट, भाई प्राइवेट प्लेयर आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, अंबानी अडानी आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। आर ओन्ड, अगेन इसका मालिक कौन है, ठीक है, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल, या तो कोई अकेला मैनेज करता है और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, या तो मैं अकेले करूंगा और अकेले मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, तो मैं कई सारे लोगों के साथ मिलकर क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा, विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक ही ऑब्जेक्टिव है भाई साहब मेरा,
पैसा कमाना। ठीक है, यहां पे वेलफेयर वेलफेयर नहीं, गवर्नमेंट है वेलफेयर करेगी, हम भाई पैसा कमाना है अपने को। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग कई सारे टाइप्स होते हैं। एक इस टाइप को छोड़ के बाकी सारे टाइप्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है पार्टनरशिप, थर्ड है ज्वाइंट हिंदू फैमिली, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी और लास्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। एक एक करके हम क्या करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। चलो जी मूव करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया भाई साहब, पब्लिक एंटरप्राइज गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टाइप है जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब मुझे अपने भोले चटूरे के लिए, ठीक है, आप लोग डिसाइड करना, मैं आप लोगों को सारे टाइप के बारे में बताता जाऊंगा, आप लोगों को डिसाइड करना है कि भैया मुझे भोले चटूरे के लिए कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है। लास्ट में जब हम चैप्टर के लास्ट में जाएंगे वहां पे कंक्लूड करके आप लोगों को बताना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी चाहिए मुझे अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, हिंट दे दूं मैं आपको, मुझे बिजनेस बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, और मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। मुझे वर्ल्ड के हर एक जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है। ठीक है, दुबई, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हर जगह मुझे अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है छोले भटूरे की, जिसका नाम होगा भोले चटूरे। तो स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल का मतलब होता है भाई साहब ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, एक ही मालिक, अकेला मुझे मालिक बनना है। ठीक है, यहां पे क्या चलती है, वन मैन आर्मी चलती है भाई, एक ही आदमी सारे काम करता है। ठीक है, सारे काम रन करता है, तो इसे बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब मीनिंग क्या कहता है, वैसे तो मैंने बेसिक मीनिंग बता दी है, डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन अ सिंगल इंडिविजुअल, अकेला इंडिविजुअल, मैं सिर्फ भोले चटूरे को मैं रन करूंगा, आप लोग नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ मैं, ओनली मैं। ठीक है, इंडिविजुअल ओन्स, मैनेज एंड कंट्रोल, भाई ओन भी करता है, मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है, तीनों चीजें, द बिजनेस। Thus he bears all the losses alone। भाई साहब यही एक दिक्कत है भाई, पूरा लॉस मुझे अकेले देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर। अब लॉस पूरा अकेले देख रहा हूं भाई, प्रॉफिट दूंगा क्या किसी को ना, सारा प्रॉफिट अपने हाथ में। ठीक है, शेयर्स इज प्रॉफिट विद एनीवन एल्स। ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं भाई साहब किसी को से भी प्रॉफिट शेयर करने की। ठीक है, लॉस भी सारा मेरा, प्रॉफिट भी मेरा, और यहां पे कहानी है एक ही इंडिविजुअल ओन भी करता है बिजनेस को, कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इतनी कहानियां आ गई है तो भाई साहब इसको पहचानने के लिए इसके फीचर्स देख लिए जाए। भाई फीचर्स क्या कहता है, आओ देखते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर जो है सिंगल ओनरशिप है। भाई पता है, बताओ मत, अभी जाना। सोल का मतलब ओनली, ऑनर का, प्रोप्राइटर का मतलब ऑनर, सोल प्रोप्राइटरशिप। आज आई कहानी समझ में। दूसरा क्या कहता है कि इसको बनाना, ठीक है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ठीक है, इसको बनाने के लिए भाई कोई प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में लाइक हमारा फूड का बिजनेस है, तो मुझे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है FSSI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, इससे एक छोटा सा मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, भैया फूड का बिजनेस है अपना, क्वालिटी अच्छी रखते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक क्या कहते हैं सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो वही कह रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैन इजीली बी स्टार्टेड विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस। बिना रिक्वायरमेंट लाइसेंस के क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। हाउएवर अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड इन सम केसेस, जैसे हमारे केस में हमें लाइसेंस की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। इट कैन बी इजिली क्लोज्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर मुझे कंपनी क्लोज करनी हो भाई साहब, फलाना दिखाना, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। इस केस में ऐसा नहीं है भाई साहब, तुरंत खेल खत्म। ठीक है, तुरंत बंद कर सकता हूं। देन उसके बाद आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, इसका मतलब समझ लो भाई, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी की क्या कहानी है, यहीं पे समझ लो। आगे चल के पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, इस पे बेस्ड रहेगा, काफी सारी चीजें यहां पे समझ में आएंगी। तो पहली चीज है भाई साहब लिमिटेड लाइबिलिटी, और दूसरी चीज है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दोनों का एक एक करके मतलब समझते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे लोन वोन लिए, उधार लिए। आपको पता है बिना उधार के बिजनेस चल नहीं सकता। मैंने उधार लिए बहुत सारे। अब क्या हुआ, अचानक से मेरा बिजनेस डूब गया। तो जिनसे मैंने उधार लिया था, जिनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ठीक है, जिनसे मैंने उधार लिया था, वो सारे आए मेरे पास और आके उन्होंने मेरी एसेट वैसेट जो भी बिजनेस की थी सारी बेच के हिसाब बराबर किया। तो पता लगा, मान लेते हैं कि हमारे जो क्रेडिटर्स थे भाई साहब 1 लाख के क्रेडिटर्स थे। अब पूरा हिसाब करने के बाद, जोड़ने वोड़ने के बाद पता लगा कि भाई बिजनेस में जो पैसा था वो मात्र 50,000 था। मतलब 50,000 ट्रांसफर करने के बाद अभी भी उनका 50,000 रुपए रह रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सिंपल सी कहानी है, वो आएंगे और मेरी पर्सनल एसेट्स को यूज करेंगे। पर्सनल एसेट्स में क्या, मेरे पे घर होगा, घर बेच देंगे, गाड़ी होगी, गाड़ी बेच देंगे। ठीक है, और मतलब जबरदस्ती नहीं, जितना पैसा रिकवर हो सकेगा वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे यूज करके मेरी पर्सनल एसेट्स। मान लो मेरी शादी हो गई,
मेरे बीवी के गहने वहने वो सारे भी बेच के क्या करा जा सकता है, ये पैसा रिकवर करा जा सकता है। तो यहां पे क्या होता है, जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब क्या है, मेरी पर्सनल एसेट्स यूज करी जाएंगी फॉर पेइंग बोरोइंग्स। ठीक है, जो भी उधार है, लाइबिलिटीज हैं, उन सबको पे करने के लिए मेरी पर्सनल एसेट्स यूज करी जाएंगी, उस केस को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और जब मेरी पर्सनल एसेट्स नहीं यूज करी जाएंगी, जितना पैसा मैंने बिजनेस में डाला था वही डूबेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है भाई साहब लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द चैप्टर बार बार आते रहेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मेरी पर्सनल एसेट्स सिक्योर रहेंगी, उनका यूज नहीं होगा, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोल रहा हूं तो मेरी पर्सनल एसेट्स पे रिस्क है, ठीक है, उनको क्या करा जा सकता है, यूज करा जा सकता है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जो लाइबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। कह रहा है अ सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पर्सनल एसेट्स यूज करी जाएंगे, विच मींस दैट if creditors are unable to recover their dues from the business assets से अगर रिकवर नहीं कर पा रहे अपने ड्यूज, then they have the right to recover the same from personal assets of proprietor की personal assets को क्या करा जाएगा, वहां पे यूज करा जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वैसे तो मैंने ऊपर पढ़ लिया था, सोल रिस्क बियरर एंड सोल बेनिफिशियरी। भाई साहब रिस्क अकेला मेरा है, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है वाली कहानी यहां पे आ गई है कि भाई रिस्क अगर अकेले मैं ले रहा हूं तो प्रॉफिट भी तो अकेले लूंगा, प्रॉफिट कोई दूसरा थोड़ी आगे लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है फुल कंट्रोल। भाई साहब पूरा कंट्रोल मेरा है, मेरे पास सारे डिसीजंस, ठीक है, सारी चीजों के डिसीजंस लेने के क्या है, राइट है, तो पूरा कंट्रोल किसका है, मेरा है। देन आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट थिंग। इसका मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, सेम है। देन उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस चलेगा नहीं। अगर मान लो बाई चांस मुझे कुछ हो जाता है, लकड़ी का है भाई साहब, टचवुड, ऐसा होना, ठीक है, खुद ही ऐसे फालतू थोड़ी बोलूंगा अपने बारे में, भाई जिंदा रहना अपने को 100 साल, ठीक है, तो लेकिन मान लो बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरे बाद ये बिजनेस चलाने के लिए कोई नहीं होगा, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूस नहीं चलता रहता है, परपेंचुअल सक्सेशन नहीं होता, लगातार बिजनेस चलता नहीं रहता है। अब मैंने पूरा ऑब्जर्व करा तो मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे खटके कि अगर मैं भोले चटूरे को बनाता हूं तो भाई साहब एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी अपने को जच नहीं रहा, दूसरा क्या नहीं जच रहा भाई साहब, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट नहीं जच रहा, और लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ये 3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में जच मुझे नहीं रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार यार इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देख ली जाए, फायदे और नुकसान देख लिए जाए, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि भैया इसके साथ जाना है या नहीं। तो हमने स्टार्ट करा भाई साहब इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स देखना। सबसे पहला फास्ट डिसीजन मेकिंग, भैया अकेले सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, धड़ाधड़ ऐसे 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 डिसीजन लूंगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या कहता है, कॉन्फिडेंशियल। अब भाई साहब अकेला मैं मालिक हूं, बिजनेस पे पूरा कंट्रोल मेरा है, मैंने ना किसी से पैसा लगवाया है अपने बिजनेस में, कुछ भी नहीं किया, तो भाई साहब सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास ही रहेंगे ना, मुझे सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, भैया ये लो मेरे अकाउंट चेक करो, मेरे अकाउंट चेक करो। हाँ गवर्नमेंट ने मांगा तो मुझे देना पड़ेगा, लेकिन वैसे जनरली सारी बात क्या रहेगी, जो भी पॉलिसीज बनाऊंगा मैं, जो भी कुछ बनाऊंगा, स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, सारी बिजनेस के अंदर ही रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे क्या हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल की जगह आप सीक्रेसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। देन उसके बाद ये पॉइंट हमने पढ़ा था ना, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ठीक है। अच्छा आपको पता है फीचर्स जो होते हैं उसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों कंबाइन होकर आती हैं। तो कभी मान लो आपको मेरिट्स याद है या डीमेरिट्स याद है, दोनों को जोड़ के फीचर बना दो, या फीचर याद है तो उससे मेरिट्स और डीमेरिट्स अपने आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बनाना भी इजी है इसको और बंद करना भी इजी है, लाइसेंस वाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाउएवर हमारे केस में हमें एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इंसेंटिव, ठीक है, इंसेंटिव का मतलब क्या है, भाई अकेला मैं हूं, दबा के मेहनत करूंगा, पूरा जोश के साथ मेहनत करूंगा और मुझे उसका क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो वही कह रहा है, द सोल प्रोप्राइटर बियर्स ऑल द रिस्क एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस अलोन। अकेले सारे लॉसेस और जो भी चीजें हैं वो बियर कर रहा है। ही ऑल्सो डायरेक्टली गेट्स ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द एफर्ट्स ही हैज पुट इनटू द बिजनेस। भाई साहब जितना भी मैं मेहनत करूंगा उसका प्रॉफिट आएगा, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा, मेरा। तो ये क्या एक तरह से इंसेंटिव के रूप में काम करता है, ठीक है, मैं जोश में काम करूंगा। देन उसके बाद आता है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मुझे लगता है भाई मैं फुलफिल हूं, ठीक है, सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, जो भी है सब मैं अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहा हूं। तो वही कह रहा है अगर मैंने मान लो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बन गया तो मुझे लगा भाई अपने दम पे किया है, जो भी किया है, किसी का हाथ वो नहीं लिया, क्या कहते हैं, मदद नहीं ली किसी की। तो कह रहा है द सोल प्रोप्राइटर वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, थस व्हेन द बिजनेस अचीव सक्सेस, जब बिजनेस में सक्सेस आती है भाई साहब, it contributes to the sense of accomplishment and increase the confidence of the owner। भाई साहब मेरा जो कॉन्फिडेंस है साथ में आसमान पे रहेगा, जमीन पे बात करने की बात ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद बात करी जाए पर्सनल टच। यहाँ पे ना पर्सनल टच रहता है। कभी आप गए हो, आपके आजू बाजू जो किराना स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, लोग क्या कहते हैं, पूरा एकदम वो चल रहा होता है, अलग ही हिसाब किताब चल रहा होता है कि भाई साहब
भाई क्या कहते हैं, भाभी जी का ऑपरेशन होना था, क्या हुआ, बच्चे का एडमिशन होना था, मतलब पूरी पर्सनल बातचीत चलती है आपस में। तो यहाँ पे क्या रहता है, पर्सनल टच बना रहता है। ठीक है, ये तो है भाई फायदे। अब देखते हैं कुछ नुकसान। नुकसान क्या है भाई, सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई ये जितना मेरी जेब में पैसा है वही तो लगा सकता हूँ ना, उससे ज्यादा थोड़ी लगा सकता हूँ। मैनेजियल एफिशिएंसी जितनी मेरे पास है वही लगा सकता हूँ, ऐसा थोड़ी है। आपको लगता है कि मैं सारी चीजों में सक्षम होऊंगा? भाई साहब छोले तलने में भी, भटूरे तलने में भी सक्षम हूँ। ठीक है, पैसे का भी मैनेजमेंट करना जानता हूँ, रिसोर्सेज इकट्ठा करना जानता हूँ, इतना भाई इतना सर्वगुण संपन्न इंसान नहीं हूं मैं, दिक्कतें हैं भाई मेरे में भी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एक तो रिसोर्सेज क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड केसेस में हो जाते हैं। इसी का उल्टा अगर आप पार्टनरशिप में जाओ या कंपनी में जाओ, भाई इतने रिसोर्सेज आपको मिलेंगे ना, तो वो क्या हो जाती है, एक प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम भाई सबसे ज्यादा जो खटकती है, मेरी पर्सनल एसेट्स भाई सिक्योर नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, तो वो देखने को मिलता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अभी हमने बात करी थी कि भाई मुझे नहीं सब सारी चीजें करनी नहीं आती, मैं मैनेजर इतना तगड़ा नहीं हूं, और अभी अपने पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी एक सीईओ को हायर कर लूं। तो यहां पे क्या होता है, मैनेजरियल एबिलिटी की भी क्या होती है, थोड़ी सी कमी होती है। देन उसके बाद बात करी जाए लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। ठीक है भाई, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बिजनेस चलेगा, मेरे जाते ही स्वाहा। ठीक है, तो यहां पे कहता है कि अगर कोई भी मालिक के साथ क्या हो जाता है, कभी भी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी बोले तो दिवालिया हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कोई इलनेस हो जाती है, बिजनेस गया, ठप, खेल खत्म। ठीक है, तो इतनी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद मेरे दिमाग में आया भाई, मैंने कहा एक तो अपने को बिजनेस बड़ा बनाना है, रिसोर्सेज की कमी आ जा रही है, मैनेजरियल एबिलिटी की कमी आ जा रही है, नहीं भाई मैं इसके साथ नहीं जा रहा, अपने को कोई दूसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है। तो लोगों ने डिस्कस करा, या हम ही डिस्कस करते हैं, हमने कहा भाई चलो ये नहीं समझ में आ रहा, चलो इस पे चल लेते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस। ठीक है, दोनों ही नाम आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू। अब यहां पे क्या कहानी होती है, आओ देखते हैं। इस पे मैं जा सकता हूं, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, अभी हम बात करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। क्या कह रहा है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये चलता है, एंड इट इज फाउंडेड इन ओनली इंडिया। सिर्फ भाई साहब भारत में मिलेगा, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका कहीं भी चले जाओ ना। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में ही चलेगा, मतलब ये स्पेशलिटी किसकी है, इंडिया की है। ठीक है, इट इज ओन्ड एंड कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक परिवार, जैसे मेरा परिवार है, मेरी परिवार में कौन है, पापा है, भैया भैया, ये सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये इन्हीं के अंदर क्या होगा, ये बिजनेस चलेगा अगर भोले चटूरे को हम चलाएं। द हेड ऑफ द जेएचएफ फैमिली इज कॉल्ड कर्ता। भाई फैमिली का जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जैसे मेरे केस में पापा है। ठीक है, पापा से पहले दादाजी होते, वो तो उनकी डेथ हो गई, तो अभी पापा हैं, तो पापा हमारे क्या कहलाएंगे भाई साहब, कर्ता। ठीक है, उनको क्या बोला जाएगा, कर्ता। और बाकी सारे लोग जितने भी हैं, जैसे भाई हो गया, मैं हो गया, ठीक है, ये सारे लोग हो गए, एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज आर नोन एज को पार्टनर्स। बाकी सारे मेंबर्स को क्या बोला जाता है भाई साहब, को पार्टनर्स बोला जाता है। ठीक है, द कर्ता इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। अच्छा, इसको दिमाग में रख लेना, मेल मेंबर, जो भी सीनियर मोस्ट सबसे बड़ा मेल मेंबर है, फीमेल की यहां पे कहानी नहीं होती। हाँ, एक फॉर्म ऑफ और क्या कहते हैं, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें फीमेल का भी रोल होता है, लेकिन यहां पे फीमेल का रोल नहीं होता। तो यहां पे क्या कह रहा है, सीनियर मोस्ट मेल जो मेल मेंबर है उसकी बात करी जाती है ऑफ द फैमिली। He is the sole person who has the authority to take decisions with respect to business। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे एक बंदा लेगा, उसका नाम है कर्ता। और कर्ता की क्या कहानी है भाई साहब, कर्ता क्या नहीं करता, मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है, कर्ता कौन होता है, फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है। ठीक है, मतलब लड़का ही, लड़के वाला। अभी हमारे यहाँ पे आपको पता है ना कि क्या बोलते हैं, वो लड़कों की बातचीत ज्यादा चलती है, तो इसलिए यहां पे क्या करा गया है, इसका फोकस रखा गया है। अब ध्यान से देखना, कंडीशंस ऑफ जेएचएफ बनने की, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बनने की क्या कंडीशन है भाई, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए भाई, एक निपट जाए तो दूसरा आके उसकी जगह क्या बन जाए, कर्ता बन जाए। और दूसरी चीज जो है वो क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए। ठीक है, अगर पुश्तैनी जमीन नहीं है भाई साहब, कोई फायदा नहीं है इसको करने का। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ना दो सिस्टम चलते हैं इंडिया में, एक तो दया भागा सिस्टम चलता है और एक मिताक्षरा सिस्टम चलता है। ठीक है, एक एक करके दोनों की बात करेंगे, व्हाट इज दया भागा सिस्टम एंड व्हाट इज मिताक्षरा सिस्टम। ध्यान से देखना, दया भागा सिस्टम की क्या कहानी है भाई साहब, सिर्फ चलता है वेस्ट बंगाल में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी, मतलब वर्ल्ड क्या, इंडिया में ही पूरा सिस्टम चलता है।
जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये पूरा सिस्टम इंडिया में चलता है। और उसमें भी बंगाल में स्पेशली क्या चलता है, दया भागा चलता है। अब बंगाल की ये खासियत है कि भाई साहब इसमें दोनों को प्रेफरेंस दी गई है, मेल एंड फीमेल को। ठीक है, यहाँ पे मेल मेंबर भी को पार्टनर बन सकता है और फीमेल भी, यहाँ पे मेल भी कर्ता बन सकता है और फीमेल भी। और जो मिताक्षरा सिस्टम है भाई साहब ऑल ओवर इंडिया में चलता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में क्या करेगा, ये सिस्टम चलेगा। और यहाँ पे क्या कहानी है, ओनली मेल मेंबर्स कैन बिकम को पार्टनर्स। भैया यहाँ पे लड़कियों को करा गया है तुम जाओ, बेशक हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा फोकस नहीं है। ठीक है, तुम लोग फील्डिंग सेट कर दे रहे हो, लड़कों की ड्रम में डाल दे रहे हो। ठीक है, वो वाला हिसाब यहाँ पे नहीं चलेगा, लड़कियों को हटा दिया जा रहा है यहाँ पे, तभी भाई साहब फील्डिंग सेट हो रही है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइड फैमिली में लड़कियों को ला नहीं रहे क्या, ठीक है। देखो वेस्ट बंगाल से ऐसे केसेस नहीं आ रहे, जो केसेस आ रहे हैं मोस्टली क्या हो रहे हैं, रेस्ट ऑफ द ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल को छोड़ के। भाई मिताक्षरा सिस्टम की दिक्कत है ये, और किसी की दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो दो सिस्टम समझ में आए। दया भागा सिस्टम ओनली वेस्ट बंगाल में चलता है, मेल एंड फीमेल दोनों को पार्टनर्स बन सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों क्या बन सकते हैं, इसके कर्ता बन सकते हैं। मिताक्षरा सिस्टम की बात करी जाए तो वेस्ट बंगाल को छोड़ के रेस्ट ऑफ द इंडिया में चलता है, सिर्फ मेल मेंबर्स ही क्या होंगे, इसके को पार्टनर्स होंगे, और मेल मेंबर्स इसके क्या करेंगे, कर्ता बनेंगे। चलो जी, जेएचएफ फैमिली की बात करी जाए तो फीचर्स की कहानी आती है। आओ देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं भाई। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, देखते हैं क्या है फीचर्स की। सबसे पहला भाई साहब फॉर्मेशन, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं भाई साहब, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो वही कह रहा है कि ये क्या होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, इसको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती इसको स्टार्ट करने की। हाँ, बस दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि भाई एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, जिसका डिस्कशन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। और दूसरी चीज क्या है, हैव इनहेरिटेड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। भाई साहब कुछ पुश्तैनी जमीनें होनी चाहिए, बाप दादा की कुछ जमीनें होनी चाहिए, तभी ये क्या होता है, अप्लाई होता है। लाइबिलिटी की बात करी जाए, आओ लाइबिलिटी में बात करी जाए तो सबसे पावरफुल कौन है, करता है भाई साहब, सारे डिसीजन करता ले रहा है। जब सारे डिसीजंस करता ले रहा है, भाई साहब की जो लाइबिलिटी है वो क्या कर दी जाती है, अनलिमिटेड कर दी जाती है। क्यों, क्योंकि भैया तुम ही बिजनेस चला रहे हो, और बाकी सारे जो को पार्टनर्स हैं, ठीक है, जितने भी अदर मेंबर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, जो डिसीजंस नहीं ले रहे, ठीक है, उनकी लायबिलिटी क्या कर दी जाती है भाई साहब, लिमिटेड कर दी जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि कर्ता भाई साहब की पर्सनल प्रॉपर्टीज यूज करी जा सकती है लोन को पे करने के लिए, लेकिन जो बाकी सारे पार्टनर्स हैं उनकी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टीज यहां पे यूज नहीं होंगी। सिंपल सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल की बात करी जाए तो भाई साहब एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है बिजनेस की, वो भाई साहब के पास है। भाई साहब कौन, करता। अब मेरे दिमाग में ये बात खटकी, भाई साहब बिजनेस मैं चला रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, मेरी फैमिली से अगर देखा जाए तो कर्ता कौन बनेगा, पापा बनेंगे, मेरे डिसीजन सारे वो लेंगे। तुम लोग के मन में आ रहा होगा ना, भाई साहब कैसी बात कर रहे हो अपने पापा के बारे। अरे भाई बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता, मतलब ठीक है पापा है मेरे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात करी जाए तो कायदे से देखा जाए तो कर्ता वो बनेंगे, मेरे लिए बेनिफिशियल है ना भाई, ना ओहो नो। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ वो अलग बात है, आगे हम चल के इसके क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं, बाकी सारी चीजें मेरिट्स और डीमेरिट्स, फिर आगे मूव करते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूटी। भाई साहब ये बिजनेस हमेशा चलता रहता है, जैसे ही कर्ता की डेथ होती है अगला जो सीनियर एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली का वो क्या बन जाएगा भाई साहब, कर्ता बन जाएगा, नेक्स्ट कर्ता। ठीक है, वो मरा अगला करता, वो मरा अगला करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करता रहता है, ये चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये तो फायदा है इसका। माइनर मेंबर की बात करी जाए तो माइनर बोले तो जो 18 साल से जिसकी एज कम है, तो माइनर मेंबर ऑल्सो बिकम मेंबर ऑफ जेएचएफ फैमिली एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ। ठीक है, अगर कोई 18 साल से कम का है, भाई बच्चा पैदा हुआ तुरंत वो क्या कर जाएगा, जेएचएफ फैमिली का, जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट बन जाएगा। आगे बात करी जाए नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करी जाए तो मिनिमम आपको पता है भैया 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, ये कंडीशन है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा अपना परिवार कर सकते हो उतना बड़ा। आपके 100 बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी है, 100 बच्चे करो, लेकिन मेरी बात मानिए, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, वाला हिसाब रखो। रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो भाई इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी सुनवाई हो जाती है। तो ये थे इसके भाई कुछ फीचर्स। आगे मूव करते हैं, फीचर से आगे जाते हैं। फीचर से आगे जाते हैं भाई साहब, फायदे देखते हैं। पहला फायदा क्या है भाई साहब, क्विक डिसीजन मेकिंग। कर्ता के हाथ में सारी पावर है, कर्ता ही सब कुछ करता है यहाँ पे। ठीक है, कर्ता इज द सोल डिसीजन मेकिंग पावर जो रखी गई है वो किसके पास रखी गई है, कर्ता के पास। तो यहाँ पे डिसीजन बहुत जल्दी हो जाते हैं। दूसरा, कंटिन्यूटी रहती है भाई साहब, एक बंदा मरा अगला मेल मेंबर, एल्डेस्ट मेल मेंबर क्या हो जाएगा, फैमिली का पार्ट बन जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स, जो बाकी सारे मेंबर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, कर्ता की तो अनलिमिटेड है, लेकिन बाकी सारे पार्टनर्स की क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी रखी गई है। बेटर कॉपरेशन, भाई साहब सारे एक ही परिवार के होते हैं तो लोगों को समझ में आता है। ठीक है, और एक अच्छे तरीके से क्या होता है, बिजनेस चलता रहता है।
ये तो हो गए फायदे। अब आते हैं नुकसान पे। पहला नुकसान, लिमिटेड रिसोर्सेज। अगेन कर्ता को ही सब कुछ करना है। आपको लगता है कर्ता के पास सारी एबिलिटी है, भाई साहब मैनेजमेंट भी अच्छा कर रहा है, फाइनेंस भी देख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कमी है, ठीक है। तो यहां पे रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। प्लस जितना फैमिली में पैसा है वही तो यहां पे चलेगा। कितना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी यार, एक टाइम के बाद तो वो खत्म ही हो जाएगी ना। तो मुझे अगर बिजनेस को बहुत बड़ा करना है भाई, ये सेंस नहीं बनाता। देन उसके बाद आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। पिताजी की पर्सनल एसेट्स यहां पे यूज हो जाएंगी, ठीक है, तो यहां पे सेंस नहीं बनाता। सुप्रीमेसी ऑफ कर्ता। कर्ता किसी दिन मान लो मेरे पिताजी का दिमाग सना गया, उन्होंने कहा निकलो बिजनेस से बाहर, मतलब मेरे ही बिजनेस से मुझे निकाल दिया, खत्म कहानी। देन उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। भाई साहब मैं यहाँ पे सीईओ नहीं ला सकता, अगेन सीईओ के लिए पैसा लगेगा और पैसा है नहीं अपने पास, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे लिमिटेड है। तो यहाँ पे मैनेजरियल स्किल्स की भी क्या हो जाती है भाई साहब, थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो इसको देखते हुए मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना भाई इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैं चलता हूं, मूव करता हूं अगली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अगली कौन सी है, पार्टनरशिप। अगली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, पार्टनरशिप। अब आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कुछ लोगों के नाम दिए थे, किसके किसके नाम दिए थे भाई साहब, आओ देखते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले पेज पे ही मैंने आपको कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे। कौन कौन थे भाई साहब, सबसे पहला था रोहित। रोहित की दिमाग में रख लेना, एज जो है वो 17 साल है। दूसरा कौन है, अभय है, ठीक है। और सबसे लास्ट में है भाई साहब अमित, ठीक है। तो ये 3 लोग मेरे दोस्त थे। इन तीनों से अपनी बातचीत हुई, मैंने कहा यार चलो यार कुछ बिजनेस करते हैं, मेरा सपना है भोले चटूरे बनाने का, बताओ आप लोग रेडी हो तो बताओ, करा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है यार मयंक चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा चलो जी स्टार्ट करा जाए। तो पार्टनरशिप हमने स्टार्ट करी। अब सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप इज the relation which subsists between persons and who have agreed to combine their properties, अपनी कोई एसेट्स वैसेट्स, ठीक है, पैसा वैसा, लेबर और स्किल्स, दिमाग वमाग अपना, ठीक है, स्किल्स स्किल्स, ठीक है, इन सम बिजनेस एंड टू शेयर प्रॉफिट देयर फ्रॉम बिटवीन देम। और उससे जो भी प्रॉफिट आता है, एक बिजनेस बनाते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट आएगा हम आपस में शेयर कर लेंगे। कौन कौन शेयर करेगा भाई, सबसे पहले रोहित भाई साहब हैं, पहले पार्टनर जो है वो रोहित हैं। रोहित की कहानी क्या है, 17 साल इनकी एज है। दूसरे जो हैं वो हैं, कौन था भाई, एक तो अमित थे और थर्ड जो थे वो आई थिंक अभय थे, ठीक है, अभय। तो भाई साहब 3 पार्टनर से और चौथा मैं, वन एंड ओनली मयंक सिंह, ठीक है। तो हम 4 पार्टनर से हमने सोचा बिजनेस स्टार्ट करा जाए। तो हमने स्टार्ट किया किसका, भोले चटूरे का बिजनेस। अब आओ इसकी कहानी देखते हैं, फीचर्स की। सबसे पहले मेंबरशिप की बात करी जाए, भाई कितने मेंबर हो सकते हैं। तो यहां पे क्या कहता है, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स। मिनिमम कितने हैं, 2 मेंबर्स, एंड मैक्सिमम ऑफ 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम मैं भाई साहब 10 लोगों को रख सकता हूं। इसी का उल्टा, अ मैक्सिमम ऑफ 20, अच्छा ये 20 को चेंज करके 50 करा गया, पहले बीच में 100 करा गया था, फिर 100 से दोबारा चेंज करके कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया। तो ऑफ 20 मेंबर्स, 20 की जगह क्या कर लेना, 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। मतलब मैक्सिमम मैं 50 लोगों के साथ क्या कर सकता हूं, पार्टनरशिप। अपने को क्या है यार, हम तो 4 ही लोग हैं। कौन कौन, मैं, रोहित, अभय और क्या कहते हैं अमित, ये 4 लोग ही मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर्मेशन की बात करी जाए तो ये बनता कैसे भाई, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनता है। अच्छा कई जगहों पे ना 2013 का कंपनीज एक्ट पीस पे इंप्लीमेंट होता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। To form the partnership, there must be an agreement between partners to run the business and share the risk and profit of the business। मतलब यहां पे डिसाइड हुआ हम चारों के बीच में कि हम चारों मिलके क्या करेंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि भाई जो भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब अगर 1 लाख का प्रॉफिट आता है तो हर बंदे को, मतलब चारों लोगों को क्या मिलेगा, 1/4 शेयर मिलेगा। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 लाख रुपए सबको 4 से डिवाइड कर दो, 25-25 हजार रुपए हर इंसान के क्या होगा, हक में चला जाएगा। लाइबिलिटी की बात करी जाए तो अगेन यहां पे लाइबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। भाई साहब पर्सनल एसेट्स फिर से रिस्क पे हैं, दिमाग खराब हो गया, फिर से मन में आ गया भाई अब आगे बढ़ नहीं सकता मैं, ठीक है। ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, मे बी क्या पता दोबारा से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो तो इसके साथ जा सकूं मैं, ठीक है। तो कह रहा है दे आर ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर डेप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। मतलब हम सारे जितने भी लोग हैं सबकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगी।
देन बात करी जाए रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी रिस्क है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा नहीं है सारा रिस्क मेरा सारा प्रॉफिट मेरा, नहीं, यहाँ पे रिस्क भी जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंट्रोल की बात करी जाए, अभी तक क्या हो रहा था, इससे ऊपर पावर एक बंदे के हाथ में थी, यहाँ पे पावर क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब डिसीजन मेकिंग क्या होगी, आपस में बातचीत करके होगी। तो कह रहा है द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द बिजनेस इज शेयर्ड अमंग पार्टनर, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, आपस में बातचीत करके ही क्या करे जाएंगे, सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। कंटिन्यूटी की बात करी जाए, ये यहां पे एक और दिक्कत है इसमें, एक तो मेरे दिमाग में खटकी थी भाई साहब लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, दूसरा कंटिन्यूटी। क्या होता है, एक तो हम डिसाइड करते हैं भाई कि हम 3 साल के लिए 5 साल के लिए या ये प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करेंगे, वो प्रोजेक्ट होते ही क्या हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। और दूसरा तरीका क्या होता है, हमने डिसाइड करा कि भैया बिजनेस में पार्टनरशिप को चलते रहने दो, चलते रहने दो। क्या हुआ, 1 साल बाद ऐसा टाइम आया कि एक पार्टनर की किसी की डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप अपने आप ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वही कह रहा है अब पार्टनरशिप लैक्स कंटिन्यूटी, मतलब खत्म, कंटिन्यूटी का भाई इसका खेल नहीं है। एज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड विद डेथ, रिटायरमेंट, बैंकरप्सी और मेंटल इलनेस, इनमें से कुछ भी होता है एक पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप तुरंत क्या हो जाती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ वो बात अलग है भाई साहब, बाकी सारे पार्टनर्स मिलकर दोबारा क्या कर सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बना सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या होती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। म्यूचुअल एजेंसी, लास्ट टॉपिक समझ लो, लास्ट जो फीचर है म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, हम भाई साहब चारों लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया, या मान लो बाई चांस मैं कहीं गया हुआ था, ठीक है, मान लो मैं मुंबई गया हुआ था और वहां पे मुझे कोई बढ़िया सी डील लगी और मुझे दिखा कि इससे बिजनेस को फायदा हो सकता है, तो मैंने क्या करा, वहां पे एक डिसीजन ले लिया, किसके बिहाफ पे भाई साहब, बाकी तीनों पार्टनर्स के बिहाफ पे मैंने डिसीजन ले लिया। तो अब मैं वापस आऊंगा तो बाकी तीनों पार्टनर्स ये नहीं कह सकते भैया हम नहीं मानेंगे तुम्हारे डिसीजन, तुमने लिया है, तुम्हारे डिसीजन है, ऐसा नहीं बोल सकते। उनको मेरे डिसीजन क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। और ऐसा ही कोई और पार्टनर करता है तो मुझे भी उसके डिसीजन मानने पड़ेंगे। इसी चीज को क्या बोला जाता है बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी। क्या कहता है, एवरी पार्टनर इज अ बोथ अ प्रिंसिपल एंड अ एजेंट, एक प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में काम करता है। अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज एजेंट, अभी बात करते हैं। बीइंग एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, बाकी सारे पार्टनर्स का जब मैं एजेंट रहता हूं तो उनके बिहाफ पे मैं क्या करता हूं भाई साहब, डिसीजंस लेता हूं। तो कह रहा है ही बाइंड्स अदर पार्टनर्स थ्रू हिज एक्शंस, ठीक है, मैं जो भी एक्शंस लेता हूं उनके लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी बाइंड होंगे। एंड एज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जब मैं प्रिंसिपल हूं तो बाकी सारे क्या होंगे, एजेंट होंगे। ही इज बाउंडेड बाय द एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स, और बाकी सारे पार्टनर्स ने अगर कुछ किया है तो उसके लिए मैं बाउंड रहूंगा, मतलब मेरे डिसीजंस पे उन्हें एग्री करना पड़ेगा, उनके डिसीजंस पे मुझे एग्री करना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है, इसी को क्या बोला जाता है, म्यूचुअल एजेंसी। भाई साहब ये इसके कुछ फीचर्स थे, अब फीचर्स हैं तो साथ में कुछ फायदे भी होंगे, फायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे, एक एक करके समझते हैं। बट अपने को समझ में आ गया भाई साहब, मेरे दिमाग में तो ये जच नहीं रही फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो जी, तो फिर मूव करा जाए भाई मेरिट्स पे। मेरिट्स में क्या है, सबसे पहला क्या है, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। भैया बनाना इजी है, बंद करना इजी है, ठीक है। यहां पे कोई कंपलसरी नहीं है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है या नहीं है। अब वो अलग बात है कि रजिस्ट्रेशन के कुछ फायदे होते हैं, क्या फायदे होते हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट यहां पे कोई कंपलसरी नहीं है भैया कि आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्म इज वेरी इजी एज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट करना होता है। ऑल्सो इट इज नॉन मैंडेटरी टू रजिस्टर द फर्म, ठीक है, फर्म को रजिस्टर करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, फायदा तो है, कंपलसरी नहीं है। फायदा क्या है वो हम आगे चल के समझेंगे। अच्छा, बात करी जाए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। हाँ, यहां पे डिसीजन मेकिंग ना थोड़ी बढ़िया होती है। डिसीजन मेकिंग की क्या कहानी होती है भाई साहब, अगर मैं कोई भी पॉइंट रखता हूं, ठीक है, तो बाकी 3 लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सब पे डिस्कशन होगा, एक बढ़िया डिसीजन आता है। अगर मेरे को लेना होता, मैं तुरंत डिसीजन लेके क्या कर देता, काम खत्म कर देता, लेकिन बाकी सारे पार्टनर्स जब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो वहां पे चीजें क्या हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। आगे क्या कहता है, रिस्क शेयरिंग। अब पिछले वाले बाकी सब में क्या था, रिस्क एक ही बंदा बियर कर रहा था, यहां पे रिस्क क्या हो जाता है, कई लोगों में शेयर हो जाता है। कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, यहां पे भी सीक्रेसी रहती है क्योंकि भाई आपस में 4 पार्टनर से 4 दोस्त हैं, ठीक है।
उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी सीक्रेसी कम हो जाती है बाकी सारे के, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीक्रेसी बनी रहती है। बात करी जाए मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अब सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, अपनी अलग अलग रूप से क्या कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म से पैसा लेके आ रहे हैं। मैं लेके आ रहा हूं, रोहित लेके आ रहा है, अमित लेके आ रहा है, ठीक है, अभय लेके आ रहा है, सारे मिलके पैसा लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाती है अपने को, ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल का साइज में बढ़ा सकता हूं, ज्यादा पैसा लगा के बिजनेस को थोड़ा और बड़ा कर सकता हूं, या बिजनेस सही नहीं चल रहा पैसा निकाल सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने को देखने को मिलती है भाई साहब। ये इसके क्या है, फायदे हैं। फायदे हैं तो भाई इंसान में खामियां भी होती हैं। आओ खामियां देखते हैं। सबसे पहली खामी जो कि मेरे को खटकी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई मेरी पर्सनल एसेट यहाँ पे सिक्योर नहीं है। दूसरा, भाई कितने पार्टनर बना सकता हूँ, मैक्सिमम में 50 पार्टनर बना सकता हूँ। 50 पार्टनर में तुम्हें लगता है मैं न्यूयॉर्क पता नहीं कहाँ कहाँ बिजनेस लेके जा पाऊंगा ना। तो यहाँ पे रिसोर्सेज फिर से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। भाई जितने 50 लोग हैं वही तो पैसा लेके आएंगे ना। एंड उसके बाद बात करी जाए कॉन्फ्लिक्ट की। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, अभी कोई दूसरा पार्टनर को कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है, भाई लड़ाई हो गई, पार्टनरशिप खत्म। तो वहां पे क्या देखने को मिल जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा देखने को मिल जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, वही बताया था ना भाई, किसी पार्टनर की डेथ हुई, कुछ भी बीमारी हुई, तुरंत पार्टनरशिप खत्म। वो अलग बात है कि बाकी सारे पार्टनर्स दोबारा से मिलकर पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी पार्टनरशिप खत्म हो गई। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब भाई पब्लिक को हम कुछ बताते नहीं है कि भैया हमारे यहाँ पे इतना प्रॉफिट आया, ये तो पब्लिक को हमारे पे विश्वास नहीं होता। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, हमें ना इशू करनी होती है एक स्टेटमेंट, साल के लास्ट में बताना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे लास्ट क्या है, डिफिकल्टी इन ट्रांसफरिंग शेयर्स। अगर मुझे क्या करना है, अपने कुछ भी शेयर्स को किसी दूसरे पार्टनर को देना है, जैसे मेरा कुछ शेयर था, मैंने कहा रोहित तू ले ले मेरे शेयर्स, ठीक है यार, क्या कहते हैं, अमन तू ले ले मेरे शेयर्स, अमन कह रहा हूं, अभय तू ले ले मेरे शेयर्स। तो एक तो पहले क्या होगा, सारे पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं क्या कर पाऊंगा, अपने शेयर्स को दे पाऊंगा। और अगर मुझे कोई नया पार्टनर लेके आना है बिजनेस में, तो उसके लिए भी सारे पार्टनर एग्री होंगे, तभी वो नया पार्टनर आएगा, नहीं तो वो नया पार्टनर भी बिजनेस में नहीं आएगा। आगे मूव करते हैं। तो ये क्या थी, इसकी डीमेरिट्स थी। अब यहां पे क्या आता है, टाइप ऑफ पार्टनर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। मैं एग्जांपल ले लेके समझाऊंगा, पहले मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, फिर बुक के हिसाब से समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे कुल मिला जुला के भाई साहब 6 पार्टनर्स है। पहला है स्लीपिंग और एक्टिव पार्टनर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जनरल और एक्टिव पार्टनर। दूसरा है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल्स, और सबसे लास्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल और एक्टिव पार्टनर। भाई साहब एक्टिव, जोश में रहना है, ठीक है, मतलब जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सच पार्टनर टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म। नाम से समझ में आ जा रहा है ना, मैनेजमेंट में एक्टिव है भाई, सारी काम कर रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट के, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्टिव या जनरल पार्टनर। दूसरा होता है स्लीपिंग, मुझे नहीं करना भाई काम, पैसा ले ले भाई मेरी तरफ से, काम नहीं करना मुझे, तो ऐसे पार्टनर को क्या बोला जाता है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। ही डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट नहीं लेता, ठीक है, ऑफ द फर्म, थ्रू हिज इन्वेस्टेड मनी, शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा एक चीज जान लो, ये जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी जो लाइबिलिटी है वो अगेन क्या है, अनलिमिटेड है। कोई भी इसमें बचा नहीं है भाई साहब, हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो यहां पे जब भी लाइबिलिटी की बात आएगी, सबकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। तो स्लीपिंग पार्टनर भाई साहब पैसा दे दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे मैनेजमेंट नहीं करना भैया, प्रॉफिट दे देना साल के लास्ट में, मेरी तरफ से पैसा ले लो। देन उसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। नाम से समझ में आ जा रहा है, सीक्रेसी, भाई नाम नहीं बताना मुझे, मैं पार्टनरशिप में रहूंगा, ठीक है। ही पार्टिसिपेट्स इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म। फर्म से बताता नहीं भैया कि मुझे क्या करना है, मेरा नाम पब्लिक में अनाउंस मत करो टू द जनरल पब्लिक। हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, इसने भी कुछ पैसा डाला होगा, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा होगा, ठीक है, बट इसकी लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। मेन कहानी आती है इन तीनों की, ध्यान से समझना इन तीनों का, इन्हीं में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जैसे सबसे पहले एग्जांपल की बात करी जाए, हम नॉमिनल पार्टनर की बात करते हैं, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर पे क्या कहानी होती है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। भोले चट्टूरे हमने स्टार्ट कर दिया है, सेल नहीं आ रही थी, मैंने कहा यार बिजनेस चला के कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर मैं गया भाग के, मैंने कहा आशु सर से बात करी, मैंने कहा सर बिजनेस ना थोड़ा ढीला चल रहा है, प्लीज आप अपनी यूट्यूब से, इंस्टा से क्या कर दो, थोड़ा सा हमारे चैनल को प्रमोट कर दो। या हमने सर का नाम यूज करके अपने पोस्टर पे सर का नाम लगा दिया, ठीक है, और नाम लगा दिया भाई साहब, लोग देख रहे हैं, आ रहे धड़ाधड़ छोले भटूरे हमारे यहाँ से खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सर से मैंने एग्री करके उनसे पूछ के क्या करा, उनका नाम यहाँ पे यूज करा। इस टाइप के पार्टनर को क्या बोला जाता है बच्चे, नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। एक बार सबकी ना पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं। अच्छा इनकी तो पढ़ी ली, तो नॉमिनल पार्टनर, इस टाइप के मतलब पार्टनर को क्या बोला जाता है, नॉमिनल। मैं उनसे नाम पूछ के क्या करता हूं, अपना नाम, उनका नाम यूज करता हूं। तो यहाँ पे क्या है, सच ए पार्टनर
ओनली गिव्स हिज नेम एंड गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, सिर्फ अपना नाम और गुडविल क्या कर रहा है, फर्म को दे रहा है। ही नाइदर इन्वेस्ट मनी, ना तो भाई साहब इन्होंने पैसा डाला है, और नॉर टेक्स प्रॉफिट। अच्छा, कई बार प्रॉफिट ले भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं लेते। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या करते हैं, अपनी पैसा वैसा लेके निकल जाते हैं। बट हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अगेन लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, क्यों? क्योंकि इनका नाम यूज करके आ रहे हैं लोग, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, तो इनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड। इसे बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर। सिंपल सी कहानी है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई साहब आपको, सिंपल सी कहानी है। क्या कहानी है भाई? नॉमिनल पार्टनर की नाम अपना यूज करने को दे देता है। देन उसके बाद आता है पार्टनर बाय स्टोपेल। पार्टनर बाय स्टोपेल क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, मान लो बिजनेस के लिए हमें लोन चाहिए था, कुछ पैसा वैसा, या किसी बंदे के पास जाके मुझे उससे रॉ मटेरियल्स लेने थे, वो प्राइस सही नहीं लगा रहा था। ठीक है, उसने प्राइस सही नहीं लगाए। मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो प्राइस सही नहीं लगा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता ही है हम क्वांटिटी थोड़ी कम खरीद रहे होंगे, तो वो सही प्राइस नहीं लगा रहा था। मैंने कहा यार ऐसे तो लॉस होगा। फिर मैं गया उशांक सर के पास, मैंने कहा उशांक सर ऐसी ऐसी बात है। उशांक सर ने कहा अरे वो तो मेरा जानकार है, आओ मैं चलता हूँ, मैं बात कराता हूँ। उशांक सर आए अचानक से मेरे साथ, और आके उन्होंने कहा कि वहां पे जाके उन्होंने लिखा कि भाई अभी हमारा बिजनेस का स्टार्टिंग है, एक टाइम के बाद हम बढ़िया बिजनेस आपके साथ करेंगे, लेकिन अभी हमें प्राइस प्लीज बढ़िया दे दो, हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग है। अब यहाँ पे उशांक सर क्या कर रहे हैं, उसके सामने ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो पार्टनर है फर्म के, उसको लग रहा है कि भाई उशांक सर भी भोले चटूरे के क्या है, पार्टनर है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ही इज द वन हु बाय हिज वर्ड्स, अपनी जुबान से, और कंडक्ट गिव इंप्रेशंस टू, ठीक है, द आउटसाइड वर्ल्ड दैट ही इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। अब यहां पे सर क्या कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोन दे दोगे तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, हमारा बिजनेस, भाई हमारा बिजनेस में ऐसा लगेगा ना सामने वाले को कि वो पार्टनर है ऑफ द फर्म, वेयर एज एक्चुअली ही इज नॉट, बट एक्चुअल में वो इसका पार्टनर नहीं है। हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। भाई थर्ड पार्टी से इसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि उसने सर का नाम देख के दिया है ना हमें, कम प्राइस पे उधार पे लोन दिया है, ठीक है, या उधार पे हमें रॉ मटेरियल दिया है, तो सर की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। आई कहानी समझ में? एंड सबसे लास्ट होता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे मैं मस्त आशु सर का नाम यूज करे जा रहा हूं दबा के, सर को पता चल चुका है, लेकिन सर मुझे मना नहीं कर रहे, सर कह रहे हैं ठीक है चलने दो, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन भी नहीं दी है, और मैं उनका नाम यूज कर रहा हूं, अपनी मर्जी से यूज कर रहा हूं, और सर मुझे रोक भी नहीं रहे, तो इसे क्या बोला जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यहां पे क्या कहता है, ही इज द वन हु इज फॉल्सली डिक्लेयर द पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, एक्चुअल में पार्टनर थे नहीं, मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, गलती से, ठीक है, गलत तरीके से इनको डिक्लेयर कर दिया। वेयर एज एक्चुअली ही इज नॉट, जो कि मैंने बताया ही कि ये थे नहीं। एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, इनको पता लग गया, ठीक है, सर को पता लग गया, ही डज नॉट डिनाई इट, उन्होंने मना भी नहीं किया, कह रहा ठीक है यार भाईचारे में चलने दो, ठीक है। अगेन इनके नाम पे लोग आ रहे हैं बिजनेस में, तो इनकी भी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड। तो ये हमारे कुछ पार्टनर्स है भाई। जनरल पार्टनर एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, वीवीआईपी टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 नंबर का, सीधा सीधा यहां से। एक्टिव पार्टनर या जनरल पार्टनर, भाई साहब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, आओ ये इस वाले पेज से ज्यादा क्लियर होगा। एक्टिव पार्टनर की बात करी जाए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, भाई पैसा लगा रहा है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन बिल्कुल करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल लेगा, प्रॉफिट लेगा, लॉस लेगा, लाइबिलिटी देख रहे हो ध्यान से, सबकी अनलिमिटेड है, तो मैं सबकी लाइबिलिटी तो नहीं बताने जा रहा, ठीक है। बात करी जाए स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर की, पैसा डालता है, बिल्कुल डालता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल, लाइबिलिटी बोलना ही नहीं। सी ग्रेड पार्टनर की बात करी जाए, पैसा डालता है, बिल्कुल डालता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या करता है, शेयर करता है, लाइबिलिटी अगेन, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर की बात करी जाए, भाई कोई पैसा डाला ना, ठीक है, मैनेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन ये बोला था कि सर से हम पूछ के उनका नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, प्रॉफिट शेयर एंड लॉस नहीं करता है, लेकिन अगर चाहे तो कर भी सकता है, लाइबिलिटी अगेन अनलिमिटेड, ठीक है। पार्टनर बाय स्टोपेल, उशांक सर वाला, उशांक सर ने एक्ट करा लोगों के सामने कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, तो पैसा डालते हैं भाई, नहीं, ठीक है। पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं, लेकिन लाइबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड। भाई बहुत बुरा हो रहा है उशांक सर के साथ, ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं और बिल आ गया इतने का, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इन्होंने क्या पैसा डाल रहे हैं, नहीं। अच्छा ये वाला वो वाला केस है, मैं आशु सर का दवा के नाम यूज करे जा रहा हूं, आशु सर को पता लग रहा है, लेकिन आशु सर इस पे कोई एक्ट नहीं कर रहे। कैपिटल डाल रहा हूं, नहीं डाल रहा भाई साहब। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल नहीं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है। अगर माइनर की बात करी जाए, माइनर कौन है भाई, जिसकी एज 18 साल से कम है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। पता है सबको 18 साल नहीं है,
ठीक है, सिंस अ माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ इनलार्जिंग इनटू अ वैलिड एग्रीमेंट। ठीक है, एक माइनर कभी भी एग्रीमेंट में आ ही नहीं सकता। मैं तुम लोगों से डील कर लूं और बाद में तुम लोगों को कोर्ट पे लेके जाऊं, कोर्ट पहले तो मुझे सुनाएगी, कहेगी तुमने एग्रीमेंट कैसे कर लिया बे बेवकूफ, ये 18 साल का है ही नहीं, माइनर है। ठीक है, तो माइनर कभी भी उसका एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता। ही कैन नॉट बिकम पार्टनर ऑफ फर्म, फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। हाउएवर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म्स विद द म्यूचुअल कंसर्न ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। पहले से हमारी पार्टनरशिप चल रही है, मैंने कहा ठीक है इसको ले लेते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में, लेकिन सबकी एग्रीमेंट के, सबकी कंसर्न्स के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक ने भी मना कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं, नहीं ला सकता। ही कैन नॉट आस्क टू बियर द लॉस, भाई साहब इसके लॉस तो नहीं है, बियर नहीं करेगा। हिज लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। जितना पैसा इसने बिजनेस में लगाया है उतना ही इसके यूज होगा। ठीक है, मतलब इसकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। बाकियों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड। देख रहे हो, मजा तो इसी का है। इनफैक्ट क्या हुआ था, एक 12th में क्वेश्चन आता था, उस क्वेश्चन में क्या था कि एक माइनर होता था, जैसे हमारे केस में रोहित जो है वो माइनर है, उसकी एज क्या है, 18 साल से कम है, 17 साल है। तो वो क्या करेगा भाई साहब, प्रॉफिट में तो पार्टिसिपेशन करेगा लेकिन लॉस में नहीं करेगा। यही सेम ऐसा हुआ था मेरे साथ, अकाउंट्स का एक क्वेश्चन था, भाई मैं बार बार ही बांट दूं, प्रॉफिट क्या कर दूं, लॉस सब में बांट दूं। बाद में जब 7-8 बार मैंने कर लिया क्वेश्चन, फिर मैं अपने सर के पास गया, उन्होंने कहा 11th पढ़ के आए हो भाई साहब, 11th में सिखाया गया था ना कि एक जो माइनर है उसको कभी भी लॉस में पार्टिसिपेशन नहीं होता, प्रॉफिट में होता है, तो उसको लॉस नहीं दिया जाता। वही कह रहा है, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। अच्छा, ये भी नुकसान है कि ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आगे बढ़ा जाए, टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स, इसको भी वीवीआईपी मार्क कर देना, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं भाई, पार्टनरशिप दो बेसिस पे होती है। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब समय के हिसाब से। पहला क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब क्या है, अपनी इच्छा से चलती रहे, जब तक चलती रहे चलने दो। तो कहता है एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स, टर्मिनेट व्हेन एनी पार्टनर्स गिव नोटिस ऑफ विड्रॉल। अगर किसी पार्टनर ने बोल दिया भैया मुझे नहीं पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना, पार्टनरशिप खत्म, नहीं बोला, चलती रहेगी चलती रहेगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है भाई, सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम 3 साल के लिए पार्टनरशिप में आएंगे या इस प्रोजेक्ट के लिए हम पार्टनरशिप में आएंगे, तो इसे क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या प्रोजेक्ट के लिए। फॉर्म टू एक्म्प्लिश अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, डिसॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया काम खत्म। और टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर्ड, टाइम ड्यूरेशन पूरी हो गई तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। भैया लाइबिलिटी के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, ध्यान से देखना। पहली होती है जनरल पार्टनरशिप, जो कि हम नॉर्मली देख रहे हैं। इसमें क्या कहानी होती है, अनलिमिटेड एंड जॉइंटली लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, और सारे मिलकर क्या करते हैं, जो भी लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट करते हैं। यहां पे क्या कहानी होती है, पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भाई साहब आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड देयर एक्ट आर बाइंडिंग, ठीक है, वो जो म्यूचुअल एजेंसी फंक्शन बताया था कि एक का एक्ट बाकियों पे क्या करता है, बाइंड करता है, और बाकियों का एक्ट भी क्या करता है, दूसरों पे बाइंड करता है। अच्छा, यहां पे रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है, आपका मन कर रहा है करो, नहीं मन कर रहा मत करो, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो आता है इसे बोला जाता है एलपीपी, लिमिटेड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, एक किसी मेंबर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड रखना होता है। मतलब अगर 30 मेंबर्स हैं तो 30 में से एक की लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है, अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हो तो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वही पैसा आपका लॉस में जाएगा, उससे ज्यादा कोई भी पैसा लॉस में नहीं जाएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अब जितने भी पार्टनर्स है भाई, जिसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी वो तो पार्टनरशिप में क्या करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड देयर एक्ट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स एंड ऑन द फर्म्स, ठीक है। और अगर उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, ठीक है, जैसे म्यूचुअल एजेंसी वाले फंक्शन में था ना कि अगर मैं एजेंट के रूप में उनके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा हूं, ठीक है, कौन से वाले, जिनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, तो वो बाकी सारे पार्टनर्स के लिए बाइंड नहीं होगी, ठीक है। ये इसमें एक कैच है। और यही अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला भाई साहब, ठीक है, जैसे मैं डिवाइड कर देता हूं यहां पे कि भाई मेरी लाइबिलिटी जो मयंक है, मयंक की लाइबिलिटी भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी रख दी है, और बाकी जो तीनों हैं, ठीक है, कौन कौन है भाई साहब, एक तो रोहित है, और कौन था, एक तो अभय था, और सबसे लास्ट थे अमित, ठीक है। तो इन तीनों की लाइबिलिटी क्या रखी गई भाई साहब, लिमिटेड लाइबिलिटी रखी गई है, और मेरी अनलिमिटेड रखी गई है। तो अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो भैया हर एक को मानना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों ने कोई डिसीजन लिया तो मुझे मानने की जरूरत
नहीं है भाई, फायदा है। ठीक है, अच्छा यहां पे रजिस्ट्रेशन क्या है भाई, सब कंपलसरी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया काम नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बीच में जो भी डील्स चलती हैं उन डील्स के लिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम चारों ने मिलकर डिसाइड करा था कि क्या करेंगे, 1/4 के पार्टिसिपेशन में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। भैया 1 लाख का प्रॉफिट आएगा, सबको 25-25 हजार मिलेंगे। जब प्रॉफिट आया, मैं एक्टिव पार्ट ले रहा था मैनेजमेंट में, मैंने सबको क्या करा, 5-5 हजार रुपए दे दिए, 20 हजार मतलब 15 हजार में खेल खत्म हो गया, और बाकी के 85 हजार लेके निकल दिया। भाई जो मुक्का मार पीट चलेगी ना आपस में, ठीक है, एक दूसरे का मुंह तोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में, जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। 12th में आप लोग जाओगे, पहला टॉपिक यही आपको समझाया जाएगा, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो देखते हैं भाई पार्टनरशिप डीड में क्या होता है। पार्टनरशिप डीड में कुछ चीजें रखी जाती हैं, क्या क्या होती है भाई, सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म, दूसरा क्या होता है नेचर एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस। भाई हमारा नेचर क्या है बिजनेस का, सबको पता है भाई, सब छोले भटूरे का बिजनेस है, और इसका लोकेशन कहाँ है, अभी दिल्ली मान लेते हैं, बाकी इसका एड्रेस भी लिखना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने टाइम तक करना है, हम तो पार्टनरशिप एट विल करेंगे भाई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, बोले तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, भाई हर इंसान ने कितनी कैपिटल डाली है वो मेंशन होता है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे हमने बताया, बात करी थी 1:1 का, ठीक है। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर, हर पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज है, कौन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, कौन क्या करेगा। सैलरीज एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक्टिव पार्ट कर रहा हूं, पार्टिसिपेट कर रहा हूं बिजनेस में, तो मैं क्या करूंगा, थोड़े सा सैलरी वैलरी लूंगा, तो उसकी कहानी यहां पे आ जाती है। टर्म गवर्न एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे क्या करना है, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या करना है, बिजनेस को बंद कब करना है, वो सारी कहानी यहाँ पे आ जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, अगर कोई कैपिटल दे रहा है तो भाई उसको कितनी इंटरेस्ट देना है, या कोई ड्राइंग ले रहा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, विड्रॉल ऑफ कैश, ठीक है, कोई पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, बंद करना बिजनेस, ठीक है, तो उसको कैसे बंद करना है। सबसे मतलब सेकंड लास्ट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, उसकी ऑडिटिंग कैसे होगी, चेक कैसे करा जाएगा। और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर आपस में कोई भी बहसबाजी हो जाती है तो इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करा जाए, इसकी भी कहानी क्या होती है, यहीं पे मेंशन होती है। आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए। आपको मैंने बताया था कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपका मन कर रहा है करो, नहीं मन कर रहा मत करो। क्या कहानी है भाई, आओ देखते हैं इसकी भी। बड़ा लेक्चर है भाई साहब, खतरनाक, ठीक है, तभी पूरे चैप्टर पूरे पेपर में ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और मान लो आपस में कोई लफड़ा हो जाता है, हम चारों लोगों में, चारों पार्टनर्स में, तो हम भाई साहब कोर्ट में लेके जा ही नहीं सकते कि भाई ये हमारे बीच में लफड़ा हो गया। क्यों, कोर्ट सीधा बोलेगा भाई वो रजिस्ट्रेशन कराने को बोला था तुमने, तो कराया नहीं, अब आ रहे हो मेरे पास मुंह उठा के, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते अगर आपस में कोई भी डिस्प्यूट होता है। इसी का उल्टा, मान लो किसी से हम कोई सामान वामान ले रहे थे, उसने खराब क्वालिटी के सामान दे दिए, तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैं उस कंपनी पे केस भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, ठीक है। लेकिन इसी का उल्टा, अगर किसी दूसरी कंपनी कोई चाहे तो वो मेरे पे केस कर सकती है। तो वही दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले चीज क्या आती है, इनएबिलिटी टू फाइल द सूट बाय द पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म अगेंस्ट अनदर फर्म, ठीक है। अगर कोई किसी दूसरी फर्म पे मुझे केस करना है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इनएबिलिटी टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम्स, ठीक है, किसी से मुझे पैसे निकलवाने हैं, उस केस में मैं केस नहीं कर सकता। हाउएवर सूट्स कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ नॉट रजिस्टर्ड फर्म बाय अ रजिस्टर्ड फर्म फॉर देयर क्लेम। उल्टा, सामने वाली पार्टी मेरे पे केस कर सकती है, मैं उस पे केस नहीं कर सकता। इनएबिलिटी टू फाइल द सूट्स अगेंस्ट एनी को पार्टनर्स, अगर मुझे आजू बाजू वाले अपने दोस्तों पे करना है, दोस्तों को बोले तो को पार्टनर्स पे करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, इनके खिलाफ केस नहीं कर सकता। तो ये कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो भाई साहब हमें सबसे पहले क्या करनी होती है, एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। एक रजिस्ट्रार के पास जाके मुझे एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें भाई है, सबसे पहला नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरी आउट बिजनेस। वैसे अभी तो हमारा दिल्ली में ही मान लेते हैं बिजनेस है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में होगा, तो वो चीज यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ज्वाइनिंग डेट ऑफ ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कौन सी डेट पे ज्वाइन हुआ है। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का भी नाम और एड्रेस यहाँ पे चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितने टाइम तक करना चाहते हो, हमें तो पार्टनरशिप एट विल करनी है, ठीक है। फी इज टू बी डिपॉजिटेड टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास कुछ फीस जमा करनी होती है, थोड़ी मोड़ी ही होती है, ज्यादा कुछ नहीं होती है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाता है, मतलब अब थोड़े से सिक्योर हो जाते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है, आपका मन कर रहा है रजिस्ट्रेशन कराओ, आपका मन कर रहा है नहीं कराओ,
रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे हैं, मैं पहले बता दूं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। इतना मुझे समझ में आ गया कि मेरे लिए तो पार्टनरशिप नहीं बनी है, मैं पार्टनरशिप से भाई राम राम कर रहा हूं, दूर रहूंगा, ठीक है। चलो जी, अगली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी है, इसका नाम है भाई साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखते हैं भाई इसमें क्या कहानी है, ठीक है। क्या ये हमारे बिजनेस को जचती है? नहीं जचती है तो अगली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे मूव करेंगे, तो देखते हैं, ठीक है। क्या है यहां पे, क्या कहता है, द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 1912, ठीक है, डिफाइंस अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिफाइन करता है इसे? एज अ सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यहां पे काम करा जाता है इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पीपल वॉलेंटरली फॉर्म एन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल हेल्प। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना भाई साहब? बस जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHGs हैं, वही इसका बेहतरीन एग्जांपल है। आपने सुना होगा आजू बाजू कमेटी डालते हैं, कमेटी डालते हैं, वो सारा भी क्या होता है, इसी का एग्जांपल होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इसमें क्या होता है, कई सारे लोग मिलके आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, हमें सारे दोस्त, चारों दोस्त, कौन कौन? रोहित भाई साहब, अभय जी और अमित एंड नन अदर देन मयंक। हम सब ने क्या करा, 10,000 रुपए डालते थे, इन्होंने भी 10,000 रुपए डाले, ठीक है। सेम 10K लिख देता हूं, 10K। भाई सबने मिला के 10,000 रुपए डाले, तो एट द एंड हमारे पास कितने रुपए आए भाई साहब? 40,000 रुपए आए, ठीक है। साल के बिजनेस के लास्ट में, साल के लास्ट में क्या हुआ, या बीच में ही मान लो, एग्जाम्पल के लिए अमित को पैसों की जरूरत पड़ गई। अमित गया बैंक से पैसा लेने, लोन लेने, तो पता लगा भाई साहब इंटरेस्ट रेट 12% चल रहा है। अमित का दिमाग घूम गया, अरे यार 12% बहुत ज्यादा है, ठीक है। अमित सीधा भागते हुए हमारे पास आया, उसने पूछा कि भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, तुम लोग कितना लोन लोगे? मैंने कहा अबे तू दे दियो यार, तू अपना भाई है, 6% पे दे दियो। अब यहाँ पे अमित का क्या फायदा हो रहा है भाई? कम रेट पे इंटरेस्ट मिल जा रहा है और इजीली मिल जा रहा है। तो बस यही काम क्या करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, करती है कि अपने मेंबर्स के म्यूचुअल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, ठीक है। और ये वॉलेंटरीली एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, ऐसा नहीं है किसी के सर पे बंदूक रखूं, है भाई चल मेंबर बन मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, नहीं, वो अपनी इच्छा से क्या करता है, यहाँ पे मेंबर बनता है। फीचर्स की बात करी जाए तो क्या क्या फीचर्स है भाई, आओ देखते हैं। सबसे पहला वॉलेंट्री एसोसिएशन है, हर इंसान, उसको फ्रीडम है कि भाई साहब आके इसका क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है, उसके ऊपर मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। देन बात करी जाए, ठीक है, लीगल स्टेटस की, तो ये क्या होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इससे पहले सब में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आ रही है, उनका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है, देयर बाय गिविंग इट स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी तक क्या हो रहा था, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते थे, यहाँ पे क्या है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अभी तक क्या होता था, बिजनेस और बिजनेसमैन सेम होते थे, अब क्या हो रहा है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग हो रहे हैं, ठीक है। इट कैन enter into contract and has the right to sue others or can be sued by others। अब क्या हो रहा है, ये खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है, आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है, तो इसके ऊपर भी केस हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और ये भी लोगों पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है। लाइबिलिटी की बात करी जाए तो लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए, रिलैक्सेशन हुई, कैसे भी करके अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। बात करी जाए डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्रोल, भाई साहब सबको फ्रीडम है, सब अपनी बात यहां पे रख सकते हैं, और किसी की भी कास्ट, रिलीजन या क्या कह सकते हैं जेंडर के बेसिस पे यहां पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। फायदा क्या है भाई साहब, सर्विस मोटिव है, यह कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं बनता। अरे एक मिनट, पैसा कमाने के लिए नहीं होता भाई, भोले चटूरे फिर कैसे ग्रो होगा? मैं भला करने नहीं आया हूं भाई, मेरे को पैसा कमाना है, मैं नहीं जा रहा इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो यहां पे क्या होता है, अगर इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो इसमें पैसा कमाना इनका मोटिव नहीं होता, इनका मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट, हर एक मेंबर को क्या करा जाता है, एक वोट रखा जाता है, यहां पे कहा जाता है वन मैन वन वोट, ठीक है। एक इंसान को क्या करा जाएगा, एक वोट का राइट दिया जाएगा। आगे बात करी जाए, ठीक है, ये तो इसके फीचर्स हो गए। मेरिट्स की बात करी जाए, सबसे पहली मेरिट क्या है, इजी फॉर्मेशन, ठीक है। इट कैन बी फॉर्म्ड एटलीस्ट 10 अडल्ट पर्संस हैविंग कॉमन सिमिलर इंटरेस्ट। अगर 10 लोग हैं, सबका इंटरेस्ट सेम है, मतलब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों में से भी कुछ मेंबर्स की क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। इट कैन इजिली बी रजिस्टर विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, यहां पे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटी सबकी क्या है, लिमिटेड है, मतलब जितना पैसा डाल रहे हैं बिजनेस में वही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ठीक है, यहां पे क्या होता है, चुनाव वुनाव होते रहते हैं, तो वहां पे क्या करा जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरी, ठीक है, ये चुने जाते हैं, ट्रेजरार,
ठीक है। और इनमें से अगर मान लो प्रेसिडेंट मिल गया तो नया प्रेसिडेंट चूज कर लिया जाएगा डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग करा के। अब यहां पे ना गवर्नमेंट काफी इन्हें सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट इनको सब्सिडीज देती रहती है, टैक्स रिबेट्स देती रहती है, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देती रहती है, गवर्नमेंट इनका काफी क्या करती है, फायदा करती है। इक्वल वोटिंग राइट, हर इंसान को क्या करा जाता है, इक्वल वोटिंग राइट दिया जाता है। अभी हमने बात करी थी ना, वन मैन वन वोट, एक आदमी, अच्छा वन पर्सन वन वोट, ठीक है, सिर्फ मैन ही नहीं बोल सकते, वुमेन भी बोलना पड़ेगा हमें। कॉस्ट रिडक्शन, यहां पे क्या होता है, इनका मेन खेल क्या होता है, चीजों को सस्ता करना, जैसे इंटरेस्ट रेट पे सस्ता करा। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो सीधा प्रोड्यूसर से ना बहुत सारा सामान खरीदती है, मिडिल मैन को खत्म करके सीधा कंज्यूमर को सामान क्या कर देती है, बेच देती है। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो इनका मेन काम क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन। अब वो किसी भी टाइप की कॉस्ट हो उसको क्या करना, कम करना, ये इनका फायदा होता है। दिक्कतें क्या है भाई, सबसे पहली दिक्कत अगेन यहां पे भी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है भाई। मैक्सिमम मतलब मैं बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन हर इंसान से, ठीक है, उसकी बातें जानना और समझना यहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस इसमें जो भी डिसीजंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उन्हीं में से एक बंदा चूज करा जाता है और उसी से क्या कर लिए जाते हैं, डिसीजंस ले लिए जाते हैं। तो यहां पे रिसोर्सेज की अगेन क्या होती है, बेशक बाकियों से, ठीक है, पार्टनरशिप और इन सारी से इसमें रिसोर्सेज क्या है, ज्यादा है, बट इतने ज्यादा भी नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1 लाख मेंबर्स भर लिए, 1 लाख का रिकॉर्ड भी तो मुझे गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सहारा ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, सहारा ने बहुत बड़ा स्कैम किया था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चला के, उसके बाद से तो सरकार और सख्त हो गई है। तो यहां पे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट कौन करता है, स्पेशली मैं किसी बंदे को तो नहीं हायर कर सकता ना, क्योंकि यहां पे सर्विस मोटिव है, पैसा कमाना अपना मोटिव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, आपस में ही मिलके क्या कर लेते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया। आगे मूव करेंगे भाई साहब, हम चलेंगे मूव करके गवर्नमेंट कंट्रोल पे। आपको बताया था ना, गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट रेट पे इनको लोन देती है, सब्सिडीज देती है, टैक्स रिबेट देती है, भाई साहब सब देती है। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इतना सारा दे रही है, तो भाई साहब बीच में इंटरफेरेंस भी तो करेगी। तो एज दीज सोसाइटीज रिसीव सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इनको सपोर्ट मिलता है, दे हैव टू फॉलो सर्टेन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स एंड सो फोर्थ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो क्या करने पड़ते हैं, इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अब यहां पे क्या होता है, आपको पता है ना, एक इंसान के पास एक वोट होता है। तो यहां पे आपस में जब बातचीत होती है तो भैया देखने को क्या मिलता है, अपने को डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, मारम पिट्टी चलती है, मजाक कर रहा हूं, मारम पिट्टी नहीं, ठीक है, वोटिंग चलती है। तो वहां पे क्या होता है, सब अलग अलग क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, अब इतने सारे मेंबर्स है, पब्लिक है, बहुत सारी मेंबर्स पब्लिक की है, तो यहां पे क्या होता है, आपको एक अपना अकाउंट दिखाना पड़ता है कि भैया ये चीज है, ऐसे चल रहा है, पैसे का हिसाब किताब। एंड देन उसके बाद बात करी जाए लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। यहां पे इन सबको पता होता है भैया इंसेंटिव तो कोई मिलना नहीं है कि मैं मेहनत करूं लग के यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट गेट एनी मोटिवेशन और इंसेंटिव, बढ़िया काम करने के लिए कोई भी इन्हें इंसेंटिव नहीं मिलता। वर्किंग एफिशिएंटली एज एफर्ट्स आर नॉट इक्वली टू द एफर्ट्स पुट इन देम, ठीक है। जितना मैं एफर्ट डालता हूं भैया उसके बदले में उतना पैसा नहीं मिलता, तो इसलिए मैं एफर्ट नहीं डालता। तो ये इसकी क्या बन जाती है भाई साहब, डीमेरिट्स बन जाती हैं। सिंपल सी कहानी है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्लियर हो गई। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी जाए तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, इनका मतलब समझते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी पे मूव कर जाएंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है, लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइडियली मेरा मन भी उसी पे है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है बाय एलिमिनेटिंग मिडिलमैन। दीज सोसाइटीज परचेज प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम द होलसेलर्स एंड सेल डायरेक्टली टू द मेंबर्स एट रीजनेबल रेट। मैंने बताया था ना एग्जांपल, सीधा होलसेलर से क्या करेंगे, बड़ी क्वांटिटी में खरीद लेंगे और सस्ते रेट में क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को बेच देते हैं। देन उसके बाद आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या करता है, प्रिक्योर रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसर्स को लगते हैं वो सस्ती क्वालिटी प्राइस में क्या करते हैं, खरीद के अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वही कह रहा है, लो कॉस्ट एंड सप्लाई देम टू स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे प्रोड्यूसर्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। दीज आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए मेनली ये कंपनीज जो बनाई जाती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारा लोगों के भले के लिए बनाई जाती हैं। आगे बात करी जाए मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब क्या होता है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स अपना सामान बना तो लेते हैं लेकिन बेच नहीं पाते, तो उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करी जाती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं। क्या कह रहा है, हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबली प्राइस, ठीक है, अच्छे प्राइस पे नहीं बेच पाते। Thus they collect the output of producers and sell them at the best possible price में बेचते हैं, ठीक है।
This helps in improving the bargaining power and competitive positions of the members. अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं अकेले लेके जाता अपना सामान बेचने के लिए तो मुझे उतना प्राइस नहीं मिलता, यही हम 10 लोग मिलके जब इस सामान को क्या करते बेचते तो हमें दबा के प्राइस मिलता अपने उसका। ठीक है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेम वही फार्मर्स के राइट्स के लिए क्या करते हैं, ये लड़ते हैं। आगे बात करी जाए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैसे इजीली सस्ते रेट पे क्या मिल जाए अपने को, क्रेडिट मिल जाए। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सस्ते घर मिल जाए। ठीक है, ये सबके काम है, एक बार रीडिंग लगा लेना आप, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे मूव करते हैं। एंड नन अदर देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपनी। ठीक है, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं क्या कहानी है भाई साहब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, अगेन सब अपनी इच्छा से आए हुए हैं, फॉर प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, जो भी कैपिटल है उसको ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको क्या बोला जाता है, शेयर्स बोला जाता है। द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, जो शेयर है वही क्या होता है, ओनरशिप या कंडीशन ऑफ मेंबरशिप उसे बोला जाता है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फीचर्स की बात करी जाए, एक एक करके इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स सबसे ज्यादा इसी के इंपॉर्टेंट है, इसके और पार्टनरशिप के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ये क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है इसका, तो ये खुद एक इसको इंसान माना जाता है। अ कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज बिकॉज थ्रू इट हैज इट्स लीगल आइडेंटिटी, इसकी खुद की आइडेंटिटी है, राइट्स हैं, इसकी लाइबिलिटीज एंड फंक्शंस हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, ऑल्सो इट इज अ पर्सन एग्जिस्टिंग इन आई ऑफ द लॉ, लॉ मानता है कि भैया ये खुद एक इंसान है। बट इट्स डिपेंड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर मेंबर्स। ठीक है, ठीक है, जो इसके काम है, ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं उस पे हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये उन पे डिपेंडेंट होता है, या हमारे जो प्रमोटर्स होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। देन उसके बाद बात करी जाए, ये क्या होता है, परपेंचुअल सक्सेशन, मतलब भाई साहब कंपनी कभी बंद नहीं होती, बाकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी, कंपनी बहुत रेयर ही मैंने देखा, मैंने तो आज तक अपनी निगाहों में नहीं देखा कि कोई कंपनी बंद हुई हो। ठीक है, होती है बट बहुत रेयर, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है, सुना है मैंने कि ये कंपनी बंद हुई थी लेकिन कभी देख नहीं पाया। ठीक है, अपनी आंखों के सामने। तो कंपनी क्या होती रहती है, चलती रहती है भाई साहब, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी क्या रहती है, चलती रहती है। टाटा का एग्जांपल ले लो, टाटा ग्रुप का, तो इसकी जो सक्सेशन है वो क्या चलती है, परपेंचुअल है। ठीक है, चलती रहती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब क्या है, यहां पे बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करी जाए तो फॉर्मिंग अ कंपनी इज कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी फॉर्मेलिटीज एंड पेपर्स, बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और इनको क्या करा जाता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर करा जाता है। बहुत सारी जगहों पे 1956 लिखा हुआ है, बट 2013 के अकॉर्डिंग क्या करा जाता है, इसे रजिस्टर करा जाता है। बात करी जाए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, अब यहां पे क्या होता है, आपने मान लो 1 लाख शेयर इशू कर दिए, कितने शेयर्स इशू करे भाई साहब, हाँ ठीक है, 1 लाख शेयर्स क्या कर दिया आपने, इशू कर दिए। अब ये 1 लाख लोग अगर आ जाएं सारे के सारे और कहें भैया मुझे मैनेजमेंट करना है, मुझे मैनेजमेंट करना है, दिमाग आपका एकदम फटके वो हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कुकर हो जाएगा। 1 लाख लोग कह रहे हो, कोई कह रहा कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, भाई साहब दिमाग चलने ही नहीं लगेगा। तो इनमें से क्या होता है, चुने जाते हैं कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग सिनेरियो होता है। तो मान लेते हैं कि 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, चुने गए, और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर सारे के सारे मैनेजमेंट का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑनर अलग होता है, मालिक अलग होता है, और कंट्रोल जो होता है वो अलग लोगों के हाथ में होता है, जिन्हें बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, इसकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब क्या है, एक इंसान है तो इसका भी कुछ सिग्नेचर होगा, इसके सिग्नेचर को मुहर बोला जाता है, स्टैंप बोला जाता है, उसे कॉमन सील बोला जाता है। तो कहीं पे भी इसे सिग्नेचर करना होता है तो क्या करा जाता है, उसी स्टैंप को मार दिया जाता है और माना जाता है कि ये किसकी कॉमन सील है। लाइबिलिटी की बात करी जाए तो यहां पे सबकी लाइबिलिटी क्या रहती है बच्चे, लिमिटेड रहती है। मतलब मेरी पर्सनल एसेट्स यहां पे सिक्योर है भाई, पर्सनल एसेट्स पे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिस्क बियरिंग की बात करी जाए तो जितना पैसा मैंने डाला है, ठीक है, कहता है ऑल द शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ अ लॉस इन अ कंपनी, दे कंट्रीब्यूट टू पेमेंट ऑफ डेब्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स इन द कैपिटल। ठीक है, जितने शेयर्स मैंने लिए होंगे उसी में से क्या होंगे, उतने पैसे क्या होंगे, उसी रेशियो से पे करे जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अपना 10,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अब 10,000 का लॉस हो गया और हमारे पास कितने शेयर होल्डर्स हैं, 1 लाख शेयर होल्डर है, तो हर शेयर होल्डर क्या करेगा, उसके हिसाब से पैसे यहां पे डिवाइड होंगे। मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई
1 लाख हो जाएगा, मतलब 1/10, 1/10 बोले तो 10 पैसे हर शेयर होल्डर्स के हिस्से से क्या होंगे, कट करे जाएंगे। आई कहानी समझ में? सेम रेशियो में क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। बात करी जाए मेरिट्स की, फायदे की, तो सबसे पहला फायदा भाई साहब लिमिटेड लायबिलिटी आ चुकी है। दूसरा फायदा क्या है, मैं अपने शेयर्स जब चाहे तब बेच सकता हूं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था भाई साहब, मेरे को शेयर्स बेचने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगी रहती थी। यहाँ पे तुझे शेयर चाहिए, ये ले भाई मेरे शेयर्स ले, ठीक है, मेरा जब मन करेगा तब मैं अपने शेयर्स बेच सकता हूं, मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो, तुम्हारी इतनी औकात, ठीक है। देन उसके बाद बात करी जाए कंटिन्यूटी, ये बिजनेस हमेशा चलता ही रहता है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर मुझे बिजनेस को बहुत बड़ा करना है तो भाई इसकी जरूरत पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलता। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अब यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए मैं बाहर से एक सीईओ को ले आऊंगा, ठीक है, वो देख लेगा भाई सारे, ठीक है। ऑपरेशंस के लिए सीओओ को ले आऊंगा, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, ठीक है, ठीक है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पे क्या होता है, मैं पब्लिक से पैसा लेता हूँ बिजनेस करने के लिए, तो भैया पब्लिक को दिखाना पड़ेगा ना भैया कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं, तो वो केस क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। डीमेरिट्स की बात करी जाए, सबसे पहली डीमेरिट भाई साहब बनाना बहुत मुश्किल है। अभी मैं आगे चल के फॉर्मेशन के स्टेप्स जब बताऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, तुम कहोगे यार क्या दिमाग खराब चीज है ये, ठीक है। लैक ऑफ सीक्रेसी, भाई पब्लिक को मुझे सब कुछ बताना ही पड़ता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब यहां पे क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं वो अलग होते हैं, और जो क्या कहते हैं कंपनी के मालिक होते हैं वो अलग होते हैं। मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, एम्प्लॉइज हैं, चुने गए ना उनके बिहाफ पे। तो इनका मोटिवेशन वो नहीं रहता कि भाई मुझे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे मोटिवेशन की थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है मैनेजर्स के ऊपर। मैनी रेगुलेशन, सरकार ने ना बहुत सारी रेगुलेशंस लगा रखे हैं, लाइक वोटिंग करनी है, रिपोर्ट्स फिल करनी है, ऑडिटिंग करनी है, ये सब। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्या होता है कई बारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा टाइम लगा लेते हैं। ओलार्जिक मैनेजमेंट, ओलार्जिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अ कंपनी हैज अ डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है, ये बोलती है कंपनी कि भाई एक वोट एक क्या करेगा, एक शेयर एक वोट के बराबर होगा, मतलब सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या होता है, सारे डिसीजंस एट द एंड कौन लेता है भाई साहब, कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे दिमाग में नहीं रखा जाता, जो भी डिसीजन है वो कौन ले लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बिहाफ पे ले लेता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, भाई शेयर होल्डर चाहते हैं भैया हमें दबा के प्रॉफिट मिले, दबा के क्या मिले, डिविडेंड मिले। प्रॉफिट जब क्या होता है, शेयर्स का जो भी प्रॉफिट आता है, मान लो कंपनी का प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए और 1 लाख शेयर्स थे हमारे, तो ये हर शेयर होल्डर को क्या मिलेंगे भाई, 2-2 रुपए मिलेंगे। तो हमारे जो ये 2 रुपए हैं इसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड। मतलब प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवाइड होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है अमंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना। अब शेयर होल्डर्स तो चाहेंगे भाई अपने को दबा के प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आए हमें मिले, प्रॉफिट सारा डिविडेंड मिले दबा के। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं हम नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में ऑफिस में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये इसकी क्या हो जाती है, डीमेरिट्स हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 टाइप की कंपनीज के बारे में यहां पे हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, 1% कंपनी भी होती है, उसको हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बाद आराम से समझा देंगे। यहां पे बात करी जाए नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स की, तो यहां पे मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं भाई, सब 2 होते हैं। यहां पे मिनिमम मेंबर्स क्या कितने होते हैं, 7 होते हैं। मैक्सिमम मेंबर की बात करी जाए भैया, यहाँ पे 50 हो सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी जाए, तो यहाँ पे मिनिमम मुझे 2 डायरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे मिनिमम कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक, क्या जनरल पब्लिक को मैं इनवाइट कर सकता हूं कि वो मेरे शेयर्स आके खरीदें, तो भैया यहां पे मैं नहीं कर सकता, मैं पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। जबकि यहां पे बात करी जाए तो आगे जितना पैसा आ रहा है आने दो आने दो आने दो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस लगी होती हैं, उसके बाद ही आप शेयर्स क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, जिसको मन कर रहा है उसको बेचो शेयर्स तुम, ठीक है। मेंटेनिंग इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की कितने तुम्हारे पास मेंबर्स हैं, ये यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है भैया, कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, किन्होंने तुम्हारा पैसा लिया है। मिनिमम पेड अप कैपिटल, भाई स्टार्टिंग करने के लिए जो स्टार्टिंग कैपिटल चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज, यहाँ पे क्या होता है, एग्जम्प्टेड, यहाँ पे छूट मिली होती है, डिस्काउंट मिले होते हैं, और यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज प्रेजेंट होती हैं। नेम की बात करी जाए तो इसके नेम में क्या लिखा होता है भाई साहब, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। कोई भी नाम होगा उसके लास्ट में क्या लिख जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, या कई बार नाम मेंशन भी नहीं होता, सिर्फ लिमिटेड लिख करके भी काम चल जाता है। तो ये कुछ टाइप की क्या थी, हमारी 2 टाइप की कंपनीज थी। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई प्रिविलेजेस अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी ओवर अ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी को क्या नुकसान होता है और एक प्राइवेट कंपनी को क्या फायदा होता है। भाई सबसे पहला फायदा, नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। यहां पे क्या है,
क्या होता है, मिनिमम 2 मेंबर्स में काम चल जाता है, जबकि पब्लिक कंपनी की बात करी जाए तो कितने मेंबर्स चाहिए अपने को, 7। अभी मैंने बताया कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए, 7। ठीक है। दूसरा प्रोस्पेक्टस रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है, ये पब्लिक को पैसा तो दे नहीं रहा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में। जब भी मैं पब्लिक को कोई भी शेयर्स ऑफर करता हूं तो मुझे उसके लिए क्या करना होता है, न्यूज़पेपर में एक ऐड देना पड़ता है, बस इसी डॉक्यूमेंट को जो ऐड है उसे क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टस। तो भाई जब मैं पब्लिक से यहां पे पैसा ही नहीं ले रहा, प्राइवेट कंपनी वाले अभी बात करी थी ना हमने कि पब्लिक से पैसा नहीं लेते, जब पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे तो उनको कुछ ऑफर करने की जरूरत है क्या, तो पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है भाई साहब, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यहां पे शेयर कैन बी अलॉटेड इन अ प्राइवेट कंपनी इवन इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि भाई 1 लाख रुपए हमने डिसाइड करा था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं शेयर्स क्या कर दूंगा, लोगों में बांट दूंगा। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं कर सकता, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होगी आगे की कहानी अलॉटमेंट नहीं होगी। चलो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूं। मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन अपने को रखनी ही होती है। जैसे मान लो 1 लाख के मैंने शेयर्स इश्यू किए तो 90,000 शेयर्स तो बिकने ही चाहिए। अगर नहीं बिके तो मैं सबको शेयर अलॉट नहीं करूंगा, उनका पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में चल जाता है काम। ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड की बात करी जाए तो भाई अ प्राइवेट फर्म रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स से काम चल जाएगा, जबकि पब्लिक में कितने चाहिए होते हैं मिनिमम भाई साहब, 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहां पे क्या होता है, 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रमोशन का स्टेज, फिर होता है हमारा क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, देन उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और सबसे लास्ट जो स्टेप होता है उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोला जाता है। तो एक प्राइवेट कंपनी को क्या करना होता है, स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। पब्लिक कंपनी को क्या करना होता है, आगे के 4 परफॉर्म करने होते हैं। तो वही कह रहा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अ बिजनेस कैन बी स्टार्टेड बाय अ प्राइवेट कंपनी एज सून एज इट रिसीव्स इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला, बिजनेस स्टार्ट कर दो। वहीं पब्लिक कंपनी की बात करी जाए, अब पब्लिक कंपनी ऑन द अदर हैंड नीड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भाई साहब इनको इसकी जरूरत पड़ती है। इंडेक्स ऑफ मेंबर की बात करी जाए तो देयर इज नो क्या कहते हैं कंपल्शन टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मुझे उनका रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड्स इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मुझे किसी के पास 5 रुपए के भी शेयर्स हैं भाई साहब, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इंश्योरेंस ऑफ लोन टू द डायरेक्टर, इसका मतलब क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी में मैं क्या कर सकता हूं भाई साहब, अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकता हूं। वही कह रहा है फॉर अ प्राइवेट कंपनी लोन कैन बी इशूड टू द डायरेक्टर्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ अ गवर्नमेंट। मुझे गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इजीली क्या कर लूंगा, अपने डायरेक्टर को लोन दे दूंगा। लेकिन पब्लिक कंपनी में मुझे गवर्नमेंट से पूछ के ही क्या करना पड़ेगा, अपने डायरेक्टर्स को लोन देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक लास्ट ठीक है टॉपिक, ठीक है दोनों बातें सेम ही है। मेन हम यहां से कहानी स्टार्ट करेंगे। तीनों के बीच में जितने भी हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं उनके बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन, एंड यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करिए तो सबसे इजी जो बनाने में है वो कौन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। और सबसे मुश्किल लेंथी प्रोसेस जो है वो कंपनी का है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा जाए, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। मेंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे 1 मेंबर होता है। यहाँ पे मिनिमम कितने मेंबर होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। मैक्सिमम मेंबर की बात करी जाए तो ये इसको बढ़ा के 50 किया गया है, यहाँ पे 20 लिखा है, कोई बात नहीं चल जाएगा। बैंकिंग के लिए कितने होते हैं, 10 होते हैं। यहाँ पे मिनिमम मेंबर की बात करी जाए तो मिनिमम 2 मेल मेंबर्स चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है, जितना बड़ा अपना परिवार कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम कितने भाई 10 चाहिए, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे बात करी जाए प्राइवेट कंपनी की बात करी जाए तो मिनिमम 2, और मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी की बात करी जाए तो 10। पब्लिक कंपनी की बात करी जाए तो मिनिमम यहाँ पे 7 है, और मैक्सिमम की बात करी जाए तो कोई लिमिट ही नहीं है। कैपिटल की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत लिमिटेड कैपिटल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे भी लिमिटेड कैपिटल आती है, बट इससे थोड़ी सी ज्यादा कैपिटल आती है। यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का खेल चलता है यहाँ पे भी लिमिटेड कैपिटल आती है, बट इससे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे तो भैया मुकाबला ही नहीं, पब्लिक से पैसा उठाते रहो, मस्त बिजनेस करते रहो। लायबिलिटी की बात करी जाए अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सारे को पार्टनर्स की क्या होगी, लिमिटेड होगी। इन यहाँ पे क्या आ जाती है, लिमिटेड लिमिटेड आ जाती है। कंट्रोल की बात करी जाए, मालिक के पास सारा कंट्रोल है, पार्टनर सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं, कर्ता डिसीजन लेता है, मैनेजिंग कमेटी जो हम चूज करते हैं वो डिसीजन लेती है। यहाँ पे भाई मालिक और मैनेजमेंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। कंटिन्यूटी की बात करी जाए, सबसे कम अनस्टेबल होता है,
ठीक है, मोर स्टेबल से थोड़ा सा स्टेबल, ये स्टेबल माना जाता है, ये स्टेबल माना जाता है, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करिए भाई साहब, नहीं है, नहीं है। यहां से सेपरेट लीगल एंटिटी की कहानी क्या होती है, स्टार्ट होती है। यहां पे भी क्या रहती है, रहती है। तो ये इनके बीच में एक छोटा सा हमने कंपैरिजन करा। एंड अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसपे हम डिस्कशन कर लेंगे बस। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। भाई कंपनी के बारे में हमने बेसिक तो स्ट्रक्चर समझ लिया था, भाई क्या कहानी है, कैसे है, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या फीचर हैं, कैसे क्या कहानी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको बनाने का तरीका क्या है, भाई कैसे कंपनी को बनाया जाता है। तो इस टॉपिक को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बोले तो कंपनी को कैसे बनाना है। तो आज हम अपने भोले चटूरे को एज अ कंपनी की फॉर्म में लेके आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या कहानी है भाई। क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मींस ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट स्टार्टिंग इज बिजनेस। ठीक है, भोले चटूरे को एग्जिस्टेंस में लेके आना है और साथ में क्या करना है, इसको बनाना है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर, भाई साहब यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स प्रमोशन, कैसे प्रमोट करके बनाना है इसको, इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर कराना, कैपिटल सब्सक्रिप्शन पैसा लेके आना, और सबसे लास्ट में क्या है, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या कह रहा है, अ प्राइवेट कंपनी हैज टू अंडरगो ओनली फर्स्ट 2 स्टेप्स। अगर कोई भी क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी, हमने पढ़ा था ना 2 टाइप की कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको सिर्फ भाई साहब 2 ही स्टेप्स क्या करने होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं। बट A public company has to undergo all the 4 stages। पब्लिक कंपनी को भाई साहब 4 स्टेप्स क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। तो बढ़ते हैं स्टार्ट करने से। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है उसे बोला जाता है प्रमोशन स्टेज। ठीक है, यहां पे हम पूरी कहानी को क्या करेंगे, समझेंगे कि प्रमोशन स्टेज में क्या होता है। प्रमोशन स्टेज में टोटल 6 स्टेप्स क्या करे जाते हैं, परफॉर्म करे जाते हैं। तो कह रहा है प्रमोशन मीन्स कनकेविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड टेकिंग एन इनिशियल फॉर्म टू अ कंपनी, स्टेप्स इन प्रमोशन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पहला स्टेप है। और यहां पे क्या होता है, जो भी मेरे दिमाग में आइडिया आया उस आइडिया को क्या करना, एग्जीक्यूट करने का पहला स्टेप है। पहला सबसे पहली चीज क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अपने को पहचानना भाई साहब कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमने पहचाना भोले चटूरे का बिजनेस करते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करेंगे, इसकी फ्रेंचाइजी खोलेंगे। तो यहां पे क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, नया प्रोडक्ट या सर्विस को बनाना। दूसरा क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है, क्या क्या, अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दिमाग में आइडिया आया, तुरंत जाके मार्केट में तो उतर के बिजनेस बना नहीं दूंगा ना। हम पहले क्या करेंगे भाई, आइडेंटिफाई करेंगे कहां पे बिजनेस खोलना चाहिए, कौन सी फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रोडक्ट रखना चाहिए, क्या कहां से रॉ मटेरियल, ठीक है, और कितना प्राइस रखना चाहिए, वो सारा। तो उसे क्या बोला जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी बोला जाता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज द प्रमोटर अंडरटेक डिटेल स्टडीज ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, की बिजनेस को चलाने के लिए क्या कहानी है, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या चीजें चाहिए, वो सारी की सारी। ठीक है, तो जैसे हमारे केस में, भोले चटूरे के केस में अपने को क्या है, छोले भटूरे, ठीक है, इसकी क्वालिटी कैसी रखनी है, पनीर वाले बनाने हैं, लस्सी कैसे रखनी है, कहां से खरीदना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, इस पे स्टडी करनी पड़ेगी। देन उसके बाद क्या होता है, नेम अप्रूवल। इसमें क्या होता है, आफ्टर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी द प्रमोटर सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर इट्स अप्रूवल। अब जैसे मेरे दिमाग में कोई भी नाम आ गया, ठीक है, और ये दिमाग में तो किसी और के भी नाम आ सकता है ना, इंडिया में तो कॉपी का जमाना ही चलता है। तो हमें क्या करने पड़ते हैं, 3 नाम अपनी तरफ से देने पड़ते हैं, और उन 3 में से कोई एक नाम क्या होता है, अप्रूव होता है, बस उसी को क्या बोला जाता है, नेम अप्रूवल। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, ठीक है, एमओए, ठीक है, एमओए की हम आगे चल के बात करेंगे, क्या होता है एमओए, ये मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। उस पे क्या करना होता है, सिग्नेटरीज को साइन करना होता है। प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड about the directors who will be signing the memorandum of association। अब जो स्टार्टिंग के प्रमोटर्स होते हैं ना, जो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज के लोग होते हैं, जैसे मेरे 4 दोस्त थे, हम चारों ने मिलकर स्टार्ट करा, तो इनमें से डिसाइड करा जाता है कि भाई कौन कौन डायरेक्टर बनेगा, और वो क्या करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब मुझे पता है कि ये सारा बिजनेस अकेले तो मैं अपने दम पे नहीं देख सकता, तो मुझे सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, ठीक है, ये सारे हायर करने पड़ेंगे। वो काम भी अगेन किसका होता है, इन्हीं का होता है। तो कहता है कि प्रमोटर्स अपॉइंट मर्चेंट बैंक्स, ऑडिटर्स, ठीक है, इन सबको क्या करना पड़ता है, इन्हें हायर करना पड़ता है। एंड सबसे लास्ट में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। इन सबको क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो कहता है द प्रमोटर्स प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज memorandum of association, article of association which have to be submitted
टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ता है, वहां पे ये चीजें सबमिट करनी पड़ती हैं। ठीक है, अभी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो, पहला स्टेप क्लियर हो गया भाई साहब, इजी था, कुछ था नहीं उसमें। दूसरा स्टेप जो होता है उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन की एक्चुअल कहानी, इनकॉर्पोरेट करना, जोड़ना भाई साहब, रजिस्टर कर लेना कंपनी को। तो ये क्या कहता है कि इनकॉर्पोरेशन मींस रजिस्टर ऑफ अ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, 1956 को थोड़ा सा रिन्यू करके आप 2013 भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या होता है, ठीक है, 2013 एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इसमें भी कुछ स्टेप्स परफॉर्म है, टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स परफॉर्म है, एक एक करके सारे स्टेप्स देखते जाते हैं। पहला स्टेप जो कहता है उसे क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें क्या कहता है, प्रमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो भी हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन होती है, वो क्या होती है, रजिस्ट्रार को सबमिट करी जाती है। भैया साहब ये हमारी क्या है, एप्लीकेशन है, आप इसको देखो, अप्रूव करो और हमें क्या कर दो, रजिस्टर कर दो। दूसरी चीज क्या होती है, फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ये एग्जांपल के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे चल के हम इसका डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैं समझाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगेन आगे चल के समझाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, कितना पैसा हम इशू कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना पैसा इशू कर सकते हैं, उसे ऑथोराइज्ड कैपिटल बोला जाता है। कंसर्न्ड ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, अभी बताया था ना कि इनमें से किनको डायरेक्टर बनाया जाएगा, उनका कंसर्न आता है यहाँ पे, ठीक है, वो भी साइन करके देते हैं। एग्रीमेंट विद द प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, जो भी साइन वो यहाँ पे डिस्कस होता है। और स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, ठीक है, संवैधानिक डिक्लेरेशन कि भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। देन पेमेंट ऑफ फीस। अब भाई साहब फ्री में तो रजिस्ट्रेशन होगा नहीं ना, तुम्हें क्या लगता है फ्री में रजिस्ट्रेशन, भाई सारा मजा तुम्हें थोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहानी होती है, कुछ पैसा हमें पे करना पड़ता है। तो कह रहा है अलोंग विद द फिलिंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स registration fees has to be deposited with the deposit which depends on the amount of the अथोराइज्ड कैपिटल। भाई ये ना पूरा खेल अथोराइज्ड कैपिटल पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा अथोराइज्ड कैपिटल होगी उतना ज्यादा फीस ज्यादा होगी, और जितनी कम अथोराइज्ड कैपिटल होगी फीस उतनी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद अगला स्टेप रजिस्ट्रेशन, कहता है द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास सबमिट करे, भाई साहब देखेगा भी तो हिसाब किताब लगाएगा, तो उसके पास जो भी सबमिट करेगा उनको क्या करता है, वेरीफाई करता है। इफ देयर इज सेटिस्फैक्शन देन enters the name of the company in which is registered। ठीक है, और क्या होता है, उसका नाम क्या कर लिया जाता है, वहां पे रजिस्टर कर लिया जाता है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, सारी चीजें रजिस्ट्रार के द्वारा चेक करने के बाद। तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है, इनकॉर्पोरेशन स्टेप। 2 स्टेप देख लिए भाई, पहला प्रमोशन का स्टेप, वहां पे कंपनी के बारे में प्रमोट करना और वो सारी चीजें हैं। दूसरा क्या है हमारा, इनकॉर्पोरेशन स्टेप। देन इसके बाद भाई 4 स्टेप्स हमने देखे थे, तीसरा जो है उसे बोला जाता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, भाई साहब कितना पैसा आया है उसका हिसाब क्या होगा, यहाँ पे लगेगा। तो आओ देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या होता है भाई। अ पब्लिक कंपनी कैन राइज फंड फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स। ठीक है, पब्लिक कंपनी को क्या करना है, सारा पैसा। अच्छा एक चीज ये बता दूं कि जो प्राइवेट कंपनी होगी वही ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म करेगी, इसके आगे के दोनों स्टेप्स वो परफॉर्म नहीं करेगी, वो सिर्फ क्या कहते हैं पब्लिक कंपनी को करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि एक पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, पब्लिक को शेयर्स इशू करने पड़ते हैं और उनसे पैसा लेना पड़ता है। तो उसकी कहानी यहां पे आती है, बाय इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज डिबेंचर। डिबेंचर भी एक तरह का क्या होता है, जैसे शेयर होते हैं वैसे ही डिबेंचर भी होता है, बस दोनों में फर्क होता है कि शेयर में आप क्या करते हो, कंपनी के मालिक बन जाते हो, लेकिन डिबेंचर में आप क्या करते हो, कंपनी को उधार दे रहे होते हो पैसा, और वो पैसा क्या करते हो, कुछ टाइम बाद आप वापस ले लेते हो और आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। तो वही है, सेम कहानी यहां पे चल रही है। फॉर दिस इट हैज टू इशू प्रोस्पेक्टस एंड undergo various other formalities, steps required to raise funds from public। क्या क्या स्टेप्स हैं भाई, आओ देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे टोटल कितने स्टेप्स हैं भाई, 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एक एक करके सारे स्टेप्स की कहानी देखते हैं। सबसे पहला सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब आपके दिमाग में आएगा सेबी क्या है, सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, देखती है कि भाई सही से शेयर्स इश्यू हो रहे हैं या नहीं, कहीं अंडर वैल्यूड तो नहीं है, हाइप क्रिएट करके कोई पैसा तो नहीं बना ले रहा है। ठीक है, तुमने देखा होगा बीच में क्या हुआ था, अडानी ग्रुप के खिलाफ क्या हुआ था, थोड़े से मेरे शेयर्स थे अडानी ग्रुप्स की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई थी। तो वहां पे सेबी ने अप्रूव करा था कि नहीं भाई सारी चीजें सही चल रही हैं, कुछ गलत नहीं चल रहा। तो सेबी क्या करता है, देखता है, देख रेख करता है। जैसे आरबीआई है ना,
स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम सही चल रहा है, सेम वही काम सेबी करता है किसके लिए, शेयर मार्केट के लिए, देखता है कि शेयर मार्केट सही से चल रहा है या नहीं, स्टॉक सिक्योरिटी जो भी है वो सारी सही चल रही है या नहीं। तो वही कह रहा है कि सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, इंडिया का जितना भी शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, सारा सेबी देखता है। अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी, जब भी हमें कुछ भी अपने शेयर इशू करने, पब्लिक को ऑफर करने, हमें क्या करना पड़ेगा, सेबी से अप्रूवमेंट लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा स्टेप्स क्या कहता है, फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब हम पब्लिक को पैसा ऑफर करते हैं ना, अपना शेयर ऑफर करते हैं, तो हमें एक नोटिस देना पड़ता है, एक न्यूज़पेपर में लेटर देना पड़ता है, और उस लेटर को हमें क्या करना होता है, फिल करना पड़ता है, तो उसे क्या बोला जाता है, फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो कहता है प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स ऑफर फ्रॉम पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। हम पब्लिक को कहते थे भाई आओ जल्दी से हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स क्या करो, खरीदो, बस इसी डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। देन उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, एक एक करके सबकी बात करेंगे। द बैंकर ऑफ द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी, ठीक है, मतलब जो सारा पैसा है मैं सारा अपनी जेब में या कैश में डील नहीं कर सकता, मुझे किसके थ्रू डील करनी पड़ेगी, बैंक के थ्रू। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक मेरा बैंकर चाहिए होगा जिसके पास क्या होगा, सारा पैसा आएगा। दूसरी चीज, ब्रोकर इनकरेज द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, ठीक है, जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, लोगों को बताएगा भाई इसके शेयर खरीदो, इसके शेयर खरीदो, ठीक है, उसके भी आप पे क्या करेंगे, शेयर्स हम खरीदेंगे। और सबसे लास्ट में आता है underwriter are the persons who undertake to buy the shares if these are not subscribed by the public। अगर क्या होता है, सारे शेयर्स बिकते नहीं है और कुछ शेयर्स रह जाते हैं, मान लो हमने 5000 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 5000 तो बिक गए, 5000 बिक नहीं पाए, तो मैंने क्या करा, एक अंडरराइटर को दिया, मैंने कहा भाई ये शेयर्स कैसे भी करके बिकवा दे, तो उसने अपने कॉन्टेक्ट से क्या करे, ये सारे शेयर्स बिकवा दिए, उसको क्या बोला जाता है, अंडरराइटर। अब ये फ्री में तो बिकवाएगा नहीं, इस पे क्या करता है, कुछ पैसे चार्ज करता है, उसे बोला जाता है अंडरराइटर कमीशन, ठीक है। कह रहा है दे रिसीव अ कमीशन फॉर अंडरराइटिंग, ठीक है, अपने सारे शेयर्स को बिकवाने के लिए वो क्या लेता है, कमीशन लेता है, उसे बोला जाता है अंडरराइटर कमीशन। देन उसके बाद बात करी जाए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है कि कितना पैसा मिनिमम, कितने शेयर्स हमारे क्या होने चाहिए, बिकने चाहिए। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द इशू अमाउंट, मतलब मैंने अगर 1 लाख के शेयर्स इशू किए हैं तो 90,000 के शेयर्स सब्सक्राइब होने ही चाहिए, खरीदे ही जाने चाहिए, ठीक है। इससे कम होते हैं तो भाई साहब तुम्हारी कंपनी को अप्रूवल नहीं मिलेगा। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड देन द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड एंड द एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स विद इन 30 डेज। अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए ना, तो जितना भी पैसा है वो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस करना पड़ेगा। और कितने दिन में, 30 दिन के अंदर भाई साहब पैसा वापस करना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो पूरी हो गई भाई साहब, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने कर ली भाई, 90% लोगों ने क्या करा, अपना जो भी पैसा था वो हमारे शेयर्स के लिए क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब बात करी जाए एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। मान लो इन लोगों ने पहली बार तो शेयर खरीद लिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर इन्हें शेयर्स को खरीदना हो, बेचना हो, ठीक है, अपना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको विड्रॉ करना हो, तो उस केस में इस पैसे को कहां लेके जाना पड़ता है भाई साहब, स्टॉक एक्सचेंज में लेके जाना पड़ता है। अब स्टॉक एक्सचेंज की क्या कहानी है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जो आज के टाइम पे तुम जानते हो ना, शेयर मार्केट, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो वहां पे क्या करना होता है, वहां पे भी तो अपने शेयर को चलाना है ना भाई साहब, कंपनी का नाम ऊपर लेके जाना है, तो वहां पे भी अपने शेयर्स को चलाना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो कह रहा है इट इज नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स in the stock exchange, therefore the promoters apply in stock exchange to list companies share, ठीक है, प्रमोटर्स को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, भैया हमारे शेयर्स को भी क्या करो, आप अपने पास लिस्ट करो। देन उसके बाद क्या होता है भाई साहब, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी उन सबको क्या करा जाता है, शेयर्स अलॉट करे जाते हैं। तो यही कह रहा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर अप्लाइड, ठीक है, जितने लोगों ने शेयर्स अप्लाई करा है उनको क्या करना, अलॉट कर देना। अलॉटमेंट लेटर आर इशूड टू द शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स है उनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर इशू होता है कि भाई इतने शेयर्स आपको मिल गए, ठीक है। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर्स सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार पे उनका क्या करा जाता है, शेयर होल्डर्स का नेम और एड्रेस रजिस्टर करा जाता है, ठीक है, सबमिट करा जाता है। भाई साहब यहां पे कहानी खत्म हो गई, लिखने पढ़ने का पूरा हिसाब अपना क्या हो गया, खत्म हो गया। अब छोटा सा स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप, जिसे बोला जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यही लास्ट स्टेप है भाई साहब, यहीं पे बिजनेस अपना क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो कहता है टू कमेंस बिजनेस अ पब्लिक कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। इस सर्टिफिकेट को हासिल करना पड़ेगा, तभी ये बिजनेस क्या कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे। फॉर दिस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द
कंपनी, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उनके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। कौन सा? सबसे पहला, अ डिक्लेरेशन दैट 90% ऑफ द इशूड अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब। जितने भी शेयर्स, मैंने 10,000 शेयर्स इशू करे थे, उसमें से 9,000 क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अ डिक्लेरेशन दैट ऑल द डायरेक्टर्स हैव पेड इन कैश रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड टू देम। जितने भी क्या थे हमारे यहाँ पे डायरेक्टर्स थे, उन्होंने क्या करा है, कैश पे करा है रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मेड टू देम। जितने भी उनको शेयर्स मिले हैं उनके लिए उसने क्या करा है, कैश पेमेंट कर दी है। और सबसे लास्ट, अ स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन दैट द अबव रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लीटेड एंड मस्ट बी साइंड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। ये सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी कंपनी को बनने की, वो सारी क्या हो गई है, फुलफिल हो गई हैं, और साथ में डायरेक्टर्स ने इन पे साइन भी कर दिया है। चलो भाई, सर्टिफिकेट मिल गया, बिजनेस क्या हो गया अपना, स्टार्ट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका मैं बार बार बीच बीच में नाम ले रहा था, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये फालतू की चीजों का जो, मतलब फालतू की नहीं, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका नाम मैं बीच बीच में ले रहा था, आपके दिमाग में क्या है, ये एमओए क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो इन्हीं का पहले मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। इस पे वीवीआईपी मार्क कर देना, पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या कहता है, इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात, कौन सा डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे बिजनेस में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है ऑफ अ कंपनी। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बिना इसके रजिस्टर हो ही नहीं सकती आपकी कंपनी भाई साहब। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज समथिंग समटाइम्स कॉल्ड अ लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। इसको क्या बोला जाता है भाई, जीवन देने वाला डॉक्यूमेंट है ये, लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंटेंट क्या होता है, क्या क्या चीजें आती है भाई। सबसे पहली चीज, नेम क्लॉज। नाम से समझ में आता है, नेम, नाम, नाम किसका नाम भाई, आओ देखते हैं। दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम होगा। द प्रपोज्ड नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकेटर सिमिलर टू द नेम ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग फर्म। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या कर दूं, स्टारबक्स नाम रख दूं, पहले ही किसी और का नाम है तो मैं ये नाम अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हम कौन सा नाम चूज करेंगे, भोले चटूरे। ठीक है, देन उसके बाद आता है दूसरा, सिचुएशन क्लॉज। ठीक है, सिचुएशन क्लॉज में क्या मेंशन होता है, दिस क्लॉज कंटेन द नेम ऑफ स्टेट इन विच द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। जैसे हमने दिल्ली में रजिस्टर करा, दिल्ली में रहेगा, राजस्थान में करा, राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जहां पे सिचुएटेड है रजिस्ट्रार का ऑफिस, जहां पे मैंने रजिस्टर करा है, वो क्या होता है, इसमें मेंशन होता है सिचुएशन क्लॉज। देन उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। इसमें क्या होता है, दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव विथ विच द कंपनी इज फॉर्म। ठीक है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस बिजनेस के लिए, लाइक हमने फूड में डील करनी है अपने को, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, फूड रहेगा। अ कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन देयर स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा भाई फूड से रिलेटेड ही बिजनेस करूंगा, और मैं जाके क्या कर रहा हूं, गाड़ी बेच रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है, बिजनेस कर ही नहीं सकती कंपनी। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा होता है वही बिजनेस आप कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या कर देती है, उसमें ऐड कर देती है। किसी भी कंपनी का जाके तुम गूगल करना कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दिस कंपनी, आपको दिखेगा भाई साहब कितने उसने ऑब्जेक्टिव क्लॉज में चीजें डाल रखी होती है। देन आता है लाइबिलिटी क्लॉज। ये क्या कहता है, दिस क्लॉज लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कहता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी क्या लाइबिलिटी होती है, जितने शेयर्स की वो पे कर क्या कहते हैं, अनपेड। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे 100 रुपए के शेयर्स थे या 10 रुपए के शेयर्स थे, हमारे केस में कितने रुपए के शेयर्स हैं भाई, हमारे 10 रुपए के। मान लो सामने वाले ने 7 रुपए पे कर दिए, तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, बाकी के बचे हुए 3 रुपए क्या करने हैं, उससे लेने हैं, वो कहानी किसमें आ जाती है, लाइबिलिटी क्लॉज में आ जाती है। देन उसके बाद आता है कैपिटल क्लॉज। इसमें क्या होता है, दिस क्लॉज स्पेसिफाइड द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथोराइज्ड टू राइज थ्रू इशू ऑफ शेयर्स कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। चलो इस पे मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा, व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल और व्हाट इज इशूड कैपिटल और व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल। चलो तो ध्यान से देखना, मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या करे थे, हमने अपने लेक्चर में जो इशू करे थे शेयर्स, वो कितने के करे थे भाई साहब, 1 लाख के शेयर्स हमने इशू करे थे, और हर एक शेयर की, पर शेयर की जो वैल्यू थी, पर शेयर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 रुपए थी, सॉरी 10 रुपए थी। मतलब मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने इशू करे थे, कितने करे थे भाई साहब, 10,000 शेयर्स इशू करे थे, तभी तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1 लाख हो गया। इसे ना इशूड कैपिटल बोला जाता है। और सबसे पहली चीज जो होती है उसे बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक बार मैं मतलब समझा देता हूं, व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल।
ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैं एक लिमिट डिसाइड कर दूंगा कि भाई मैं मैक्सिमम इतने शेयर्स ही क्या कर सकता हूं, इशू कर सकता हूं। जैसे मैंने डिसाइड करा कि मैं मैक्सिमम 10 लाख के क्या करूंगा, शेयर्स इशू करूंगा, 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा के शेयर्स इशू नहीं करूंगा। मतलब मेरे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल में रहेंगे, वो कितने रहेंगे भाई, 1 लाख शेयर्स ही मैं मैक्सिमम क्या कर पाऊंगा, इशू कर पाऊंगा, 1 लाख शेयर्स। ठीक है, ये मेरी कहानी आ गई है। तो इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता, इसको क्या बोला जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपिटल मैं इशू कर सकता हूं। दूसरी चीज आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, अभी इशूड कैपिटल की बात करी जाए तो हमारे केस में हमने 1 लाख के शेयर्स इशू करे थे। ठीक है, ये हमारी केस में चली जाएगी इशूड कैपिटल में। मान लो बीच भी मुझे और पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैंने 1 लाख के और क्या कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए। तो उस केस में हमारी इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो जाएगी। फिर बीच में और शेयर्स इशू कर दिए 3 लाख। ठीक है, वो क्या होता है, हमारा इशूड कैपिटल में आ जाता है। और थर्ड होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है भाई, वो कैपिटल, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1 लाख के शेयर्स इशू करे थे, वो तो मेरा नाम चलता है भाई साहब मार्केट में, इसलिए मेरे सारे शेयर्स क्या हो गए, तुरंत बिक गए। सबका तो नहीं होता ना भाई, किसी का 90% ही बिका। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 90% बिका, तो उस केस में 90,000 हमारी क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। और ये तीनों चीजें हमारी जो मेंशन होती है वो कहां मेंशन होती है भाई साहब, कैपिटल क्लॉज में मेंशन होती है। कहां मेंशन होती है, कैपिटल क्लॉज में ये तीनों चीजें क्या होती है, हमारी मेंशन होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है दूसरा डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए क्लियर हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एमओए, सेकंड इंपॉर्टेंट एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या कहता है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबकी ड्यूटीज, रूल्स, सारी चीजें क्या होती है, डिफाइन होती हैं। द आर्टिकल डिफाइंस द ड्यूटीज, राइट्स, पावर ऑफ द ऑफिसर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी पावर को क्या करा जाता है, यहां पे डिफाइन करा जाता है, किसके, जो भी काम कर रहा है, ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, उनकी। कंटेंट ऑफ आर्टिकल, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है भाई, सबसे पहला द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। शेयर्स ना दो तरह के होते हैं, जब हम बिजनेस फाइनेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगा कि शेयर्स ना हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, और दूसरा होता है इक्विटी। तो वो चीज भी यहां पे मेंशन करनी पड़ती है कि भाई किस शेयर की बात हो रही है, किस शेयर की बात नहीं हो रही है। दूसरा, राइट ऑफ ईच शेयर होल्डर की, एक शेयर होल्डर के पास भाई क्या क्या राइट्स होते हैं। तीसरा, ठीक है, द प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स हम अलॉट करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, कैसे शेयर्स अलॉट करे जाएंगे, भाई एक साथ ही सारे शेयर्स दे दिए जाएंगे या किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, प्रोसीजर फॉर इशुइंग शेयर सर्टिफिकेट, उसको शेयर सर्टिफिकेट कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे शेयर होल्डर को। देन उसके बाद प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। अब मान लो एक इंसान को, हमारा 10 रुपए का शेयर था, उसको हमने बोला कि भाई 3 बारी में तुम क्या कर देना, पेमेंट कर देना। पहली बारी में तुम 5 रुपए दो, दूसरी बारी में 2 रुपए दो, लास्ट वाले में 3 रुपए दो, 10 रुपए का शेयर पूरा हो गया। भाई साहब ने 7 रुपए तो पे किए, 3 रुपए पे नहीं कर पाया, तो उसके शेयर्स क्या कर दिए जाएंगे, जब्त कर दिए जाएंगे, फॉरफीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उन शेयर्स को दोबारा इशू करा जाएगा। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोसीजर फॉर फॉरफीट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। देन उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स एंड प्रॉक्सी वोट। ठीक है, कि किसके वोट्स कितने रहेंगे, किसके वोट्स कितने रहेंगे, उससे रिलेटेड क्या होगा, ये रहेगा। देन उसके बाद प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर को कैसे बनाना है और उसको कैसे निकालना है, इसका भी प्रोसेस यहीं पे मेंशन होगा। डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल्स, की भाई कितना डिविडेंड देना है हर साल, कितना नहीं देना है, क्या कहानी है, और उसकी पेमेंट कैसे करनी है, इन सबके रूल्स होते हैं। देन उसके बाद प्रोसीजर ऑफ कैपिटल रीएडजस्टमेंट। ठीक है, कि कैपिटल कैसे क्या करनी है, चेंज करनी है, अगर मुझे ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कम कैसे करा जा सकता है, वो सारी चीजें। और सबसे लास्ट क्या होता है, प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर मुझे बाय चांस कंपनी बंद करनी पड़ जाती है तो क्या इसका तरीका होगा, कैसे कंपनी बंद करी जाएगी, ये सारे रूल्स लिखे होते हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं रूल्स जो हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ जाती हैं। और जो काम की चीजें हैं, ठीक है, बिजनेस की रिलेटेड, बिजनेस की बातें जो है वो किस में होती है, हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स थे। देन उसके बाद एक डॉक्यूमेंट की हमने और बात करी थी जिसको बीच बीच में हमने नाम लिया था प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक को ऑफर करना कि आओ भाई हमारे शेयर्स क्या कर लो, खरीद लो। इसमें क्या कहानी होती है, आओ देखते हैं। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट डिपॉजिट्स
फ्रॉम द पब्लिक टू परचेज और डिवेंचर्स और शेयर्स डिवेंचर्स करने के लिए पब्लिक को ऑफर करा जाता है। अब इसमें भी कुछ कंटेंट होते हैं। क्या कंटेंट होते हैं भाई, आओ देखते हैं। सबसे पहला कंपनी का नाम, ऑब्वियसली जरूरी है भाई, बिना नाम के तुम शेयर थोड़ी खरीद लोगे। तो कंपनी का नाम एंड द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस, इसका जो मेन ऑफिस है वो उसका नाम आता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेन काम क्या है। हमारा मेन काम क्या है भाई साहब, छोले भटूरे का बिजनेस करना, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। द नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, ये भाई मैक्सिमम कितने शेयर्स है, जैसे हमारे केस में मैक्सिमम शेयर्स कितने हैं, सॉरी 1 लाख है। हमारे केस में जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख है। और इनके कितने टाइप्स हैं भाई, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, क्या है, उसकी कहानी। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर, की डायरेक्टर को कितने शेयर्स अलॉट करे गए हैं वो यहां पे आ जाता है। द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, इनका नाम भी यहां पे मेंशन करना जरूरी होता है। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू, की बताना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने इशू कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 1 लाख शेयर्स में से 1000 शेयर्स इशू करे, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी करनी है उसकी कहानी की 1 2 3 4 वो, ठीक है। देन उसके बाद टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कि भाई कब ये इशू होगा, सब्सक्राइब कब कब तुम खरीद सकते हो और कब इसकी लास्ट डेट होगी, वो चीज यहां पे मेंशन करी जाती है। और सबसे लास्ट द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, हर क्लास ऑफ शेयर्स के लिए तुम कितना एप्लीकेशन मनी पे करोगे और कितना अलॉटमेंट मनी पे करोगे, वो भी यहां पे क्या होता है, मेंशन होता है। देन उसके बाद अंडरराइटर्स टू द इशू, ठीक है, कौन इसको इशू कर रहा है, उसका अंडरराइटर का नाम, जो एजेंट होता है, जो कमीशन लेता है, काम करता है, उसका नाम। और मर्चेंट बैंक टू इशू, की किस बैंक के थ्रू, जैसे एसबीआई के थ्रू कर रहे हैं, पीएनबी के थ्रू कर रहे हैं, किस बैंक के थ्रू हम शेयर्स क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, वो भी यहां पे क्या हो जाता है, मेंशन हो जाता है। इसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। अब एक ये डॉक्यूमेंट होता है फोर्थ डॉक्यूमेंट, इसकी बात बहुत कम होती है लेकिन हम फिर भी इसकी बात कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। क्या कहानी है इसकी, कह रहा है अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मे समटाइम्स डिसाइड नॉट टू राइज फंड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से भाई पैसा नहीं लेना है मुझे, कभी कभी मन में आ जाता है ना, बिकॉज इट मे बी कॉन्फिडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली, इनको लग रहा है कि भाई साहब 90% कैपिटल मैं प्राइवेटली अपना खुद से ही अपने दोस्तों वोस्तों से ही क्या कर लूंगा, राइज कर लूंगा। इन सच केस इट विल हैव टू टाइल अ स्टेटमेंट इन अ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। उस केस में इन्हें क्या करता है, इन्हें क्या करना होता है, ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन मच सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें भी अगेन जो कहानी होती है वो क्या होती है, प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सबमिटेड होते हैं। बस दोनों में एक ही फर्क होता है, अगर मैं प्राइवेटली अपना दोस्तों यारों से ही पैसा इकट्ठा करूंगा तो उस केस में ल्यू प्रोस्पेक्टिव इशू होता है, और अगर मुझे पब्लिक से पैसा लेना है तो उस केस में प्रोस्पेक्टस इशू होता है। यहां तक हमारी पूरी कहानी थी, इजी सी कहानी थी। देन उसके बाद एक बीच में ना वर्ड आ रहा था, तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अरे यार ये प्रमोटर 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 कौन है भाई साहब, प्रमोटर, आ जाओ भाई बात कर लेते हैं प्रमोटर की, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ प्रमोटर अपने को समझना है, लेकिन उस पर जाने से पहले भाई साहब प्रमोटर होता कौन है इसकी बात कर लो, ठीक है। तो प्रमोटर कौन होता है भाई, द टर्म प्रमोटर इज डिफाइंड इन सेक्शन 269 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें प्रमोटर को डिफाइन कर रखा है भाई, ये बंदा क्या है, प्रमोटर है, ठीक है। अब ये सेक्शन वेक्शन याद नहीं करना, बस ये कहते हैं ना कंपनीज एक्ट में डिफाइन हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर कौन है ये बता देना। कौन है भाई, हु हैज बीन नेम्ड सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इन आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड इन द सेक्शन 92, भाई जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है भाई साहब इनके नाम की कंपनी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने अपने भोले चटोरे स्टार्ट करा तो उसमें मेरा नाम रहेगा, भाई ये क्या है, प्रमोटर है, ठीक है। तो जिनके नाम पे ये कंपनी जिन्होंने स्टार्ट करी है उनको क्या बोला जाता है, प्रमोटर बोला जाता है। दूसरा, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज, ठीक है। जिसमें कंपनी का जिसपे कंट्रोल हो, जिसका कंट्रोल हो, अब ये डायरेक्टर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रमोटर बोला जाता है। और लास्ट में, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज एक्यूम्ड टू एक्ट, ठीक है। ऐसा भी कोई बंदा, जैसे मैंने कंपनी चला दी और किसी सीईओ को हायर कर लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हायर कर लिया, लेकिन मेरी सलाह तो वो मानेगा ना, शेयर्स मेरे पास अच्छे खासे हैं, तो उसे भी क्या बोला जाता है, प्रमोटर बोला जाता है, ठीक है। प्रोवाइड दैट नथिंग इन सब क्लॉज शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मैरिली इन प्रोफेशन कैपेसिटी, ठीक है।
सीधी सी बात है, मैं अगर बोलना चाहूं तो भाई साहब जो बिजनेस की देखरेख करता है, स्टार्टिंग से जो स्क्रैच से काम करता है, उसे क्या बोला जाता है? प्रमोटर बोला जाता है। जिसकी बात सुनी जाती है उसे प्रमोटर बोला जाता है। अब इसके कुछ काम होते हैं। क्या काम होते हैं? लगभग हमने इनके काम देख रखे हैं। क्या काम है भाई? सबसे पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भाई साहब ही पहचानते हैं कि क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने पहचाना ना कि भोले चटोरे क्या है, तो मैं क्या हूं? एज अ प्रमोटर काम कर रहा हूं। देन उसके बाद दूसरा फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है? देखते हैं कि भैया क्या जरूरत है क्या नहीं है। जैसे 3 टाइप की स्टडी होती है। एक टेक्निकल स्टडी, मैं समझूंगा कि छोले भटूरे बनते कैसे हैं भाई साहब, कितने छोले डालने हैं, कितने तेल डालना है, कितना क्या डालना है, कैसे आटा गूंथना है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? टेक्निकल स्टडी में आ जाएगी। फाइनेंशियल वेबिलिटी कि भाई कितना पैसा लगेगा, कहां से पैसा आएगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें। देन उसके बाद सबसे लास्ट में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, भाई कितने पे खर्च करा जाए, ठीक है, क्या इसका प्राइसिंग रखी जाए, कितना प्रॉफिट लिया जाए, कैसे सर्वाइव कर पाएगा, वो क्या कहलाता है? हमारी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कहलाता है। देन उसके बाद नेम अप्रूवल। हमें उठा के क्या करना पड़ता है? कंपनी का नाम जो मैं लेट्स से मैं प्रमोटर हूं तो मुझे कंपनी का नाम क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास लेके जाना पड़ेगा। 3 नाम देने होते हैं, उनमें से कोई एक नाम क्या हो जाता है? अप्रूव हो जाता है। देन उसके बाद फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम। अच्छा, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसको क्या करना होता है? साइन करना होता है, वो इसका काम होता है। ठीक है, एमओए पे क्या करना होता है? साइन करने होते हैं सिग्नेचरीज के। भाई 7 लोगों के साइन करने होते हैं, जरूरत होती है वहां पे। ठीक है, जिनको आगे चल के तुम एज अ डायरेक्टर भी कह सकते हो। देन उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, बैंकर वैंकर, ये सबको क्या करना? ढूंढ के लाना भी किसका काम होता है? प्रमोटर्स का होता है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, लीव प्रोस्पेक्टस, सब इशू करने का काम किसका होता है? प्रमोटर का होता है। यहां तक भाई साहब हमारी प्रमोटर की कहानी खत्म हो गई। अब ये एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। लास्ट इसको देखते हैं और कहानी को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। अब एक इंसान है, उसको भाई टैक्स भी बचाना है। आपको बताया ना कि क्यों इंसान सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करता। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में दबा के सरकार क्या कर देती है? टैक्स लगा देती है। तो इससे बचने के लिए इंसान क्या करते हैं? कंपनी तो बनाते हैं, लेकिन उनको नहीं चाहिए कि भाई मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में हो, ये हो वो हो। तो उस केस में वो क्या बनाते हैं? 1 पर्सन कंपनी बनाते हैं। अब 1 पर्सन कंपनी क्या कहता है? 1 पर्सन कंपनी, इसको शॉर्ट में ओपीसी भी बोला जाता है, इज अ टाइप ऑफ कंपनी दैट हैज ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर एंड शेयर होल्डर। एक ही बंदा इसका मेंबर होगा और एक ही बंदा इसका क्या होगा? शेयर होल्डर होगा। इंट्रोड्यूस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 टू सपोर्ट सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, मुझे नहीं भाई शेयर करनी पावर्स। ठीक है, तो उस केस में क्या करूंगा? मैं 1 पर्सन कंपनी के साथ जाऊंगा। अब इसके फीचर्स क्या है भाई? सबसे पहला फीचर क्या है? सिंगल ऑनर। भाई साहब एक ही बंदा, नाम से समझ में आ जा रहा है, सिंगल ऑनर। दूसरा, अगेन यहां पे भी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑनर। ऑनर से कंपनी क्या होती है? अलग होती है। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि ऑनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स इन द कंपनी। अब जितने शेयर्स होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो मैक्सिमम वो 1 लाख ही डूबेंगे। मेरी पर्सनल एसेट्स को आप हाथ नहीं लगा सकते इस केस में। तो ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? लिमिटेड लाइबिलिटी बोला जाता है। देन उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन। यहां पे क्या होता है? अच्छा, इस पे पहले मैं ये बात कर लेते हैं कि नॉमिनी रिक्वायर्ड होता है। यहां पे जब भी 1 पर्सन कंपनी में चलाऊंगा तो मुझे कुछ अपने नॉमिनी रखने पड़ेंगे, 1 या 2। ठीक है, फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी, ऐसे करके नॉमिनी रखने पड़ेंगे। तो मान लो अगर बाई चांस कंपनी का जो मालिक है वो मर जाता है, तो उसकी जगह कहानी किसकी आ जाएगी? अगले नॉमिनी की आ जाएगी। तो यहां पे क्या होता है? नॉमिनी मस्ट होता है, रिक्वायर्ड होता है। देन उसके बाद बात करी जाए, ठीक है, रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट ओपीसी। 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहली बात भाई साहब, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कहीं से भी, चाइना फाइना से हो, तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते 1 पर्सन कंपनी। दूसरा, ओनली 1 ओपीसी अलाउड पर पर्सन। अच्छा, मैं सोचूं कि अपने नाम पे मैं 10 1 पर्सन कंपनीज खोल सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं एक ही 1 पर्सन कंपनी क्या कर सकता हूं? अपने नाम पे खोल सकता हूं। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। यहां पे ऐसा नहीं है कि भाई साहब 90% रिक्वायर्ड ही होनी चाहिए, फुलफिल ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सब कम पैसे में भी क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो। और कम से कम एक नॉमिनी तो आपको लेना ही पड़ेगा, अपॉइंट करना ही पड़ेगा, तभी आप बिजनेस को क्या कर पाओगे? कंप्लीट कर पाओगे। फायदे क्या है भाई? इजी टू फॉर्म एंड ऑपरेट। बनाना बहुत इजी है, बहुत इजी, मेहनत नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। अब मेरे पर्सनल एसेट्स क्या रहेंगे? यहाँ पे सिक्योर रहेंगे। और सबसे लास्ट में, मोर क्रेडिबिलिटी देन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा भरोसेमंद इसे माना जाता है। एंड देन उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल विद द सिंगल ऑनर। एक ही ऑनर इसका क्या है? मालिक है। तो पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। भाई हर चीज में फायदे तो नहीं है ना, इतने फायदे देख लिए, कुछ नुकसान भी तो देखना पड़ेगा। तो क्या है लिमिटेशंस भाई? कांट इशू शेयर्स टू पब्लिक। अब यहां पे भाई साहब पब्लिक का पैसा नहीं ले सकते। पब्लिक का पैसा लेके आप बिजनेस करना स्टार्ट कर दो ना,
यहां पे क्या है, आपको अपना पैसा ही लगाना पड़ेगा। सूटेबल ओनली फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसेस, छोटे बिजनेस। अब मुझे अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, ये भाई मेरे लिए सूटेबल ही नहीं है, तो ये क्या होता है, छोटे बिजनेसेस के लिए क्या है, बढ़िया है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस सिमिलर टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के हिसाब से क्या होता है, इस पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए होते हैं। और कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ये नहीं चल सकता। सिंपल सी कहानी है, आई कहानी समझ में? तो ये भाई हमारा पूरा चैप्टर था, यहां पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, पूरा अपनी पूरी कहानी देखी थी कि भाई कितने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को मैंने पूरा अलग ही कर दिया था, ठीक है, इसीलिए क्योंकि इससे समझ में आपको आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई है, भाई साहब यहां तक देखा है, कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज लाइक करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड बस और क्या, ठीक है, चलो बाय बाय।